इसलिए उसको टाइपिंग यूनिवर्सल लैंग्वेज करें। नहीं, ऐसा मतलब साफ साफ नहीं बोलना चाहिए हमें। मैथमेटिक्स एक अच्छी लैंग्वेज है और कई सारे फिलोसफर्स ये मानते हैं कि ये लैंग्वेज ऑफ नेचर है, ये सब कुछ मैथमेटिक्स में एक्सप्रेस हुआ है। बट फिर कई सारे फिलोसफर्स ये कहते हैं कि नहीं, ये क्या ही बोल रहे हो। सिमेट्री है जो प्योर में हर चीज पे इक्वेशन बनता है, लाइक वो रिसर्चर्स मानते हैं। क्या हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाएं, इससे आंखों पे जोर नहीं आएगा? कैसा लग रहा है? व्हाइट अच्छा लग रहा है क्या? हैं? ग्लेज आती है ना, आंखों पे ज़्यादा वो पड़ता होगा। इसलिए ये सारे एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत पहले कर लिए थे, तो मेरे को हमेशा, अरे कहाँ गया बैकग्राउंड, ये कैसा है, इस पर पढ़ूँ क्या? एक सेकंड, एकदम डार्क। अच्छा, ये मैंने डाला था जब वो चंद्रयान गया था ना, उस समय चंद्रयान 3 के समय। एकदम ब्लैक नहीं है क्या ये रहा? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, तो पता है क्या कि प्रोटीन की प्रॉब्लम ही क्यों है, मतलब ये ना 1960s से एक प्रॉब्लम थी, कभी सॉल्व ही नहीं हो पा रही थी। क्या कि डीएनए से थोड़े से सिंपल होते हैं प्रोटीन, वो बात अलग है कि डीएनए की मदद से बनते हैं। हमने मैसेंजर आरएनए लिया था, उसकी मदद से हमने किसी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन वगैरह करके प्रोटीन बना दिया। अब ये प्रोटीन जो बनते हैं एक चेन की तरह ही बनते हैं, ठीक है, और चेन की तरह बनते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर भी चेन की तरह ही होते हैं। जैसे न्यूक्लियस के अंदर, आई मीन सेल के अंदर भी जब जैसे ही बनते हैं चेन की तरह बनते हैं, बट क्विकली वो किसी तरीके से कुछ फोल्ड कर देते हैं और एक ग्लोब्यूलर मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है। और हम उनको जितनी बार भी अनफोल्ड कर दें, हम एक काम कर सकते हैं कि अब क्यों फोल्ड हुए हैं, क्योंकि इनके बीच में ये किस तरीके से बने हैं, ये पॉलीपेप्टाइड टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं। क्या होता है कि सिर्फ 20 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं जो मिलके हर टाइप का प्रोटीन बना देते हैं, है ना। मतलब आप ऐसा सोचो कि हम एक सुनार की दुकान पर है, ठीक है, वो गोल्ड की चेन लेता है और उस पर अलग अलग किस्म के स्टोन लगा देता है, ठीक है, और वो जैसे ही उसने स्टोन लगाए, अमीनो एसिड लगाए, वो हमेशा जब भी सस्पेंडेड होंगे अपने आप फोल्ड हो जाएंगे और हर बार एक ही तरीके से फोल्ड होंगे, ठीक है। इसको हमने समझने की कोशिश करी ह्यूमंस ने कि किसी तरीके से इसका नया फोल्ड बना दें। पता लगा उसको जब भी सस्पेंड कर रहे हैं वो वापस वैसे फोल्ड हो जा रहा है, और हमें समझ नहीं आ रहा कि ये बार बार ऐसे ही क्यों फोल्ड हो रहे हैं, ठीक है। क्यों फोल्ड हो रहे हैं कि मान लो कोई इस तरीके से, ऐसा ये सिंपल फोल्ड मैंने बना दिया, वो इस तरीके से फोल्ड हो रहे हैं कि यहाँ वाला जो पेप्टाइड, यहाँ वाला जो अमीनो एसिड है वो इसके साथ कोई किसी तरीके से अट्रैक्शन रख रहा है ना, कोई मतलब स्यूडो बॉन्ड टाइप का बना दे रहा है, इस टाइप का कुछ हो रहा है, ठीक है। अब हो क्या रहा था कि इसके कई सारे कंप्यूटेशनल मॉडल्स थे कि हम किसी तरीके से ये पता लगा लें कि प्रोटीन कैसे फोल्ड होगा, बट इस काम को करने के लिए एक बहुत अच्छे रिसर्चर की ज़िंदगी निकल जाती थी, और वो ज़िंदगी भर में 2-3 टाइप के प्रोटीन्स को सेग्रीगेट कर पाता था, एग्जैक्टली बता पाता था ये ऐसे फोल्ड हुआ है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, मतलब ये ऑरिगेमी के फोल्ड की तरह है, बट ऑरिगेमी एक्चुअली हम यूज़ नहीं करते ये काम करने के लिए, ठीक है। हमारे पास अभी तक 1990s में एक चैलेंज किसी ने बनाया था, 1990s से लेकर अभी तक 2020 तक हुआ ये था कि सिर्फ कुछ हज़ार प्रोटीन्स की शेप हमें पता थी कि एग्जैक्टली ऐसे होंगे, और ये तो कतई नहीं हो सकता था कि हमने अगर कोई नया प्रोटीन सिंथेसाइज कर देना है ना, कुछ अमीनो एसिड की हमने एक चेंज बना दी और हमें पता लग जाए कि हम ये फाइनली किस शेप में आएगा, ये तो हमें बिल्कुल नहीं पता था, ठीक है। तो ये चैलेंज जब ये डीप माइंड वाले जो एआई वाले थे ना, इन्होंने जब पहली बार देखा, इन्होंने मतलब उनको एक इंट्यूशन लगा कि एआई से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। ये डीप माइंड वाले पहले क्या कर चुके थे, इन्होंने गो एक गेम है उसको सॉल्व कर दिया था।
गो गेम सॉल्व कर देने का मतलब क्या है कि एक ना चाइनीज़ गेम है, चेकर्स की तरह ये गेम होता है कि गोटी आगे बढ़ती है, ब्लैक एंड वाइट गोटियों से चलता है, और उसमें ऐसा होता है ना कि यूं गोटी को पास कर देते हैं, पीछे वाली गोटी कट जाती है, कई बार आपने देखा होगा चेकर्स, है ना। उस गेम वो मतलब इस टाइप का गेम है कि जनरली ऐसा माना जाता था, उसका कोई डेफिनेट सोल्यूशन नहीं है, और ह्यूमंस को बहुत दिमाग लगाना पड़ता था वहाँ पे मूव चलने के लिए। पहली बार जैसे चेस में है ना, चेस में एक डीप ब्लू करके एक इंजन था, 1997 में गैरी कास्परोव पर हराया था, है ना, पहली बार, मतलब हमारे एक वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया था। और ऐसा हुआ था कि उस समय हमें लग रहा था कंप्यूटर ये काम कर लेंगे, है ना, कि वो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे। बट गो एक ऐसा गेम था, वो अभी भी कंप्यूटर्स नहीं खेल पा रहे थे, ह्यूमंस अक्सर उसको हरा देते थे। इन्होंने एआई करा, एआई क्या, एक सेल्फ लर्निंग एल्गोरिदम यूज़ करी। जब हम एआई करेंगे ना, एआई करेंगे, ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि क्या होता है कि एआई किस तरीके से काम करता है। कई सारे मॉडल हैं, अभी जो हमारे चैट जीपीटी मॉडल है वो क्या है, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे चलता है कि उसने बहुत सारे टेक्स्ट को एनालाइज कर लिया, और फिर ये देखा कि ये सेट ऑफ टेक्स्ट के बाद नेक्स्ट सेट ऑफ टेक्स्ट क्या आना चाहिए, है ना, सारे टेक्स्ट को देखकर वो लिख देता है। फिर इस टेक्स्ट सेट ऑफ टेक्स्ट के बाद आगे क्या आना चाहिए वो लिख देता है, और इस तरीके से वो जनरेट होता चला जाता है, ठीक है। ये वाला जो एक और मॉडल जो इन्होंने यूज़ करा डीप लर्निंग में, वो ये है कि उसने कुछ चालें चली है ना, उसने लर्न करा कि ये चालें चलने के बाद मैं डिसएडवांटेज में हूँ, ये चालें चलने के बाद एडवांटेज में हूँ, और उससे अपना इंट्यूशन डेवलप करा रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू, ठीक है। इसके थ्रू वो चेस के सबसे अभी तक के जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट इंजन थे, जैसे डीप ब्लू वगैरह थे जिन्होंने कास्परोव को हराया था, उन सबसे बेटर इंजन बनाया किसने बनाया, गूगल का डीप लर्निंग एल्गोरिदम थी, ठीक है, डीप माइंड इसको कहते हैं। तो उन्होंने चेस का डीप माइंड बना दिया, उन्होंने गो गेम का डीप माइंड बना दिया, और फिर इस डीप माइंड मॉडल से रेनफोर्समेंट लर्निंग मॉडल्स जो उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल्स डेवलप करे थे, उसको किसी भी चीज़ पे वो अप्लाई करते थे और उस पर सबसे बेटर इंजन बना देते थे। उन्होंने क्या करा, एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे करना शुरू करा। डेटाबेस, कई लोगों ने खूब सारी पीएचडी अपनी लगा रखी थी, हज़ारों मॉलिक्यूल्स का हमें डेटाबेस मिल गया था, मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, प्रोटीन्स का, कि अगर ये अरेंजमेंट होगी तो ये शेप आएगी, ठीक है। अब इसको लर्न कराया, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करा, इसको लर्न कराने के बाद एक सर्टेन अरेंजमेंट इसमें डाली गई, और फिर इसने प्रेडिक्ट करना शुरू करा कि ये फोल्ड कैसा बनेगा। एकदम फेलियर नहीं कर पाया, बट उससे लर्न करा कि ऐसे फोल्ड में फेलियर आ रहा है। कई सारे और एग्जांपल्स दिए गए, कुछ में थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सक्सेस, कुछ में कम परसेंटेज ऑफ सक्सेस। बट अच्छा क्या होता है इन टाइप के सिस्टम्स में, ये उन फेलियर्स को हटाकर और जो सक्सेसेस है वो किस एरिया में कितना सक्सेस है उसको लर्न कर लेते हैं, है ना। बार बार रीइंफोर्समेंट लर्निंग हुई। अब क्या कर पा रहा है ये 90% एक्यूरेसी के साथ, मतलब जो चैलेंजर्स थे जिन्होंने प्रोटीन फोल्डिंग चैलेंज दिया था 1990s में, उन्होंने कहा था जो 90% अगर हम सॉल्व कर पाए तो हम ये मान लेंगे कि मैनकाइंड ने प्रोटीन फोल्डिंग चैलेंज को सॉल्व कर लिया है, और डीप माइंड ने कर लिया। अब क्या पॉसिबल है इसकी मदद से, हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है, जैसे ये एक सिकल सेल एनीमिया होता है, क्या चीज़ होती है मैंने बताया था आपको। इसमें क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल होता है उसकी शेप चेंज होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर जो हेमोग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं ना, वो ठीक तरीके से फोल्ड नहीं हो पाते हैं। मिस फोल्ड की वजह से जो पूरा सेल का स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है। हम अगर ये समझ पा रहे हैं कि फोल्डिंग कैसे होगी, कि इस टाइप के अमीनो एसिड की फोल्डिंग कैसे होगी, उसको हम रीफोल्ड कर सकते हैं। हो सकता है हम सिकल सेल एनीमिया को सॉल्व कर दें। हम क्या कर सकते हैं कि एक सर्टेन टाइप का, अब ये ज़्यादा प्रोटीन ना एंजाइम की तरह काम करते हैं और लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। कि मान लीजिए हमारा एक सेल है जहाँ पे यहाँ या वायरस है कोई, ठीक है, इस वायरस के ऊपर किसी प्रोटीन को ऐड करना है, हमें इस वायरस को के ऊपर ऐड करने के लिए एग्जैक्टली इस शेप का प्रोटीन चाहिए। हमने इनके डीप माइंड मॉडल में डाला, इस शेप का प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा अमीनो एसिड चाहिए होगा, वो बना कर दे देगा, लो ये वाला चाहिए, ठीक है। एक मैसेंजर आरएनए पे हम लोड करेंगे ये चीज़ और प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेंगे, लो बन गया हमारा ड्रग। आप समझ रहे हो कितना आसान हो सकता है। तो मतलब हमें पता लगा कि प्रोटीन कैसे फोल्ड होगा, और अब हम ड्रग बना सकते हैं कैसा भी, हम सीधे सिंथेसाइज कर सकते हैं। हमें बस ये पता होना चाहिए शेप क्या चाहिए, और हम
उसके अंदर डालेंगे और वो खुद बता देगा आप इस अमीनो एसिड की चेन बनाओ और ये ऐसे फोल्ड हो जाएगी पक्का। बस इसको सिंथेसाइज करना हो गया काम, कई सारे डिजीज सॉल्व हो जाएंगे। सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, हमें कुछ नहीं करना, हमें खाली इस सिस्टम में डालना है जो उन्होंने इंजन डेवलप करा है। और अच्छी बात पता है क्या है, गूगल ने इसको ओपन सोर्स कर दिया है, इसकी लाइसेंसिंग कोई भी फ्रीली कर सकता है। तो कहने का मतलब है इंडिया में भी अगर किसी को मतलब इस इंजन को यूज़ करना है, कोई भी यूज़ कर सकता है बैठ के, यहाँ पे कोई भी रिसर्च हो जाएगी आसानी से, है ना। तो ये एक शानदार मॉडल है, इस पर 2024 वाला हमें वो मिला है नोबेल प्राइज़, इसी की मैंने वीडियो भेजी थी आपको, है ना, एक बार देखना, शानदार स्टोरी है। चलो आज वाले नोट्स आ गए, ठीक है। आज हम इसको बहुत तेज़ी से निपटाएंगे, ठीक है। आज कुछ भी ऐसा नहीं है जो कुछ नया हो, ठीक है। हम सारा वो बेसिक साइंस एंड टेक वाली जो किताबें हैं ना वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले है टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल जो सिमिलर टाइप का फंक्शन कर रहे हो उनको हम कहते हैं टिश्यूज़। अब दो टाइप के टिश्यूज़ हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, प्लांट टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू को सवाल ही नहीं उठता, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उन्हीं में उठता है, ठीक है। दो टाइप के टिश्यूज़ हमें मिलेंगे, एक प्लांट और एक एनिमल, राइट। प्लांट टिश्यूज़ दो टाइप के होते हैं, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। मेरिस्मेटिक क्या होते हैं? एक, हाँ जी, जो इजीली डिवाइड होते हैं, है ना। कहने का मतलब है वो अभी अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, है ना। उनमें कुछ किस्म की तो टोटीपोटेंसी है ना, वो कुछ कर सकते हैं, वो नई शेप ले सकते हैं। तो ये तीन टाइप के होते हैं कि ये एक तो एपिकल हो गया कि एकदम शूट्स पे होते हैं जो, ठीक है। फिर लेटरल और इंटरकैलरी। तो जो एपिकल टिश्यूज़ होते हैं वो ग्रोइंग टिप्स पे वो ऊपर हो गए, है ना। जो लेटरल हो गए वो कहाँ हो गए? वो गर्थ देते हैं किसी भी स्टेम को, है ना, ठीक है। और फिर इंटरकैलरी जो कि लीव्स के नोड्स पर हमें मिलते हैं, ठीक है। तीन टाइप के टिश्यू हो गए। अब इन तीनों को हम मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ कहते हैं। देखो ये जो टिश्यूज़ है ना, ये जैसे हमने बोला कि अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब इवेंचुअली जब ये ग्रो हो जाएंगे ये परमानेंट टिश्यू का नेचर ले सकते हैं कभी भी, है ना। तो ये एक अच्छी बात होती है इनकी, और इसलिए ऐसा होता है कि हम मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझकर अक्सर हम बेटर कर सकते हैं टिश्यू कल्चर में। क्यों? अभी तक ये डिफरेंशिएटेड नहीं हुआ है इस वजह से, ठीक है। आगे चलते हैं परमानेंट टिश्यूज़ के ऊपर। दो टाइप के हो गए, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्टेरेन्काइमा, ये तीन टाइप की टिश्यूज़ हैं जो कि परमानेंट होते हैं। परमानेंट इसलिए क्योंकि इनका सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम फिक्स हो चुका है और ये स्ट्रेंथ देंगे किसी न किसी तरीके से प्लांट को, ठीक है। हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इसके स्ट्रक्चर को समझें, बट क्योंकि बुक्स में दे रखा है इसलिए यहाँ पे हमने नोट कर लिया है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो हैं नेक्स्ट पेज पे जो हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। अब जाइलम और फ्लोएम क्यों समझना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं, क्या? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से करते हैं कि जैसे एक प्लांट्स के अंदर ना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आपको पता है कि हम पानी जो है मैक्सिमम कितनी हाइट तक जो सकिंग प्रेशर है उससे ला सकते हैं? आपको क्या लगता है? मतलब कोई क्या तरीका, वहाँ पे कोई पंपिंग ऑर्गन तो है नहीं प्लांट्स के अंदर, तो हम मैक्सिमम कितनी हाइट तक ले जा सकते हैं थ्रू फिजिकल प्रोसेसेस पानी को? नहीं, सिर्फ 10 मीटर, सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ की हल्की सी फिजिक्स समझ लेते हैं, ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, और जाइलम और फ्लोएम किस तरीके से मतलब डिफाई करते हैं पूरी चीज़ को। आपको क्या है, मैंने ये वाला एक्सपेरिमेंट पहले बताया हुआ, मर्क्यूरी वाला। हमने वैक्यूम की खोज कैसे करी थी, मतलब ये वो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। पहले ये कहा गया था, मतलब क्योंकि हम वेस्ट की बात कर रहे हैं इस केस में, कि क्रिश्चियनिटी में ये कहा गया था कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। और किसी ने ढूंढ लिया वैक्यूम। वैक्यूम कैसे ढूंढ लिया? 1 मीटर की एक ट्यूब ली, ठीक है, 1 मीटर की एक ट्यूब ली, ठीक है, इसको पूरा भर दिया मर्क्यूरी से, ठीक
ठीक है, और ऊपर से हाथ लगाया और इसको एक टब में यूँ पलट दिया, ठीक है। किस टब में पलटा? जिसमें पहले से थोड़ा बहुत मर्क्यूरी था, ठीक है। होना क्या चाहिए था कि ये पूरी चीज़ यहाँ ऊपर तक मर्क्यूरी से भरी होनी चाहिए थी, बट हुआ क्या? हुआ ये नहीं, हुआ ये कि मर्क्यूरी इस लेवल तक आकर खड़ा हो गया, ठीक है। अब सवाल ये उठता है यहाँ क्या है? एयर कहाँ से आएगी? एयर तो थी ही नहीं ना, हमने तो पूरा मर्क्यूरी से भरा था और यूं करके पलट दिया, ऊपर तो एयर होनी नहीं चाहिए, नहीं, एयर आ ही नहीं सकती। हाँ, हो सकता है मर्क्यूरी के वेपर्स हो, ये भी पॉसिबल है, मर्क्यूरी उबल के काइंड ऑफ वेपराइज कर रहा है ना, बट मर्क्यूरी के वेपर बनना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। एनीवे अगर मर्क्यूरी के इवन वेपर बने भी हैं, बहुत ट्रेस अमाउंट में होंगे, यहाँ पे ऐसा है क्या? प्लस ये सारी चीज़ करने के लिए एक और चीज़ कि अगर हमें मर्क्यूरी, हम नाप भी सकते हैं यहाँ कितने मर्क्यूरी के वेपर आए हैं, इस पूरी चीज़ को हमें बस एक वेइंग बैलेंस पे रखना है ना, वेट बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ पे कितना, आपको इसकी गर्थ का पता है कि ये कितना चौड़ा है, आपको इसकी टोटल गर्थ का पता है कितना चौड़ा है, कि अगर ये नीचे आ गया तो यहाँ कितनी हाइट बढ़ेगी एग्जैक्टली आपको पता लग जाएगा। अगर बीच में कोई अंतर आया है तो हम मान लेंगे कि उतना अंतर इस वजह से क्योंकि हम वेपर बन गए, ठीक है। हमें ये पता है वेपर इतने नहीं बने होंगे, तो फिर क्या है यहाँ पर? एम्प्टी स्पेस, ठीक है, ये एम्प्टी स्पेस है। तो इस तरीके से हमने वैक्यूम की खोज करी। अब वैक्यूम का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे ज़ीरो प्रेशर हो, यहाँ एयर क्या कर रहा है, हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर चारों तरफ से मार रहा है ना। यहाँ पे क्या है? ज़ीरो प्रेशर। ज़ीरो प्रेशर का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ज़ीरो प्रेशर होने का मतलब क्या है कि अब देखो, यहाँ पे जितना प्रेशर होना चाहिए और यहाँ पे जितना प्रेशर होना चाहिए बराबर होना चाहिए, है कि ना? सही है। यहाँ पे जितना प्रेशर होना चाहिए वहीं उतना यहाँ पर भी प्रेशर होना चाहिए, उतना यहाँ पर भी प्रेशर होना चाहिए। ऑल पॉइंट्स फॉल ऑन द सेम लाइन, ठीक है। प्रेशर क्या होता है? वेट बाय एरिया। प्रेशर क्या होता है? टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो अगर फोर्स बाय एरिया बराबर है हर जगह तो फिर प्रेशर उतना ही होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है? हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ इस मर्क्यूरी ने कितना फोर्स डाला है इस जगह पे, डिवाइडेड बाय ये एरिया, यहाँ का प्रेशर निकल गया, ठीक है। उतना ही प्रेशर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या पता लग गया? आपको ये पता लग गया कि टोटल प्रेशर यहाँ पे कितना पड़ रहा है, मतलब आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने का तरीका मिल गया। और वो कितना है? वो है ये, इतना हाइट, इतना वेट ऑफ मर्क्यूरी, है ना। और मर्क्यूरी कहाँ आकर स्टैंड कर रहा था? वो था 76 सेंटीमीटर पर। मतलब उस पॉइंट पे ही, मतलब जो भी होगा वो यहाँ और यहाँ बराबर होगा ना। हाँ, दोनों तरफ एकदम बराबर होगा। हाँ, मतलब किसी वजह से ऐसा हुआ ना, यहाँ वैक्यूम हो गया। अब देखो क्यों आया गैप, सवाल सही है कि इस तरह सोचो। हाँ निकला भी नहीं, हाँ तो फिर कैसे उसको गैप कितना आता है? हाँ, वो ये अच्छा सवाल है। बात ये है कि ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इट इज द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू द स्पेस। उसके बियॉन्ड वहाँ ज़ीरो होना चाहिए। बात यह इतना ही वेट है एयर का जो इतने को बैलेंस कर पा रहा है। यही सेटअप उठाकर हम मून पे ले जाएंगे ना तो मर्क्यूरी यहाँ तक ड्रॉप कर जाएगा। क्यों बोलेगा? मेरे ऊपर तो यहाँ पे एयर ही नहीं है प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। ये वेइंग बैलेंस हो गया। यहाँ पे जितना वेट आ रहा है उतना वेट यहाँ पर होना चाहिए। आप समझ रहे हो? अब यहाँ पर इतना वेट है ही नहीं तो मर्क्यूरी सिर्फ यहीं तक चढ़ा। मतलब बेशक हमने उतारा है मर्क्यूरी ऊपर से, ठीक है, बट इस तरह सोचो ना कि खाली इतना ही वेट है मर्क्यूरी का जो कि इसको बैलेंस कर पा रहा है। अगर और रेयर होती एयर तो यहाँ से वेट और हट जाता, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ मर्क्यूरी और उतर जाता। सर मर्क्यूरी के अलावा कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? हैं जी, मर्क्यूरी के अलावा गुड क्वेश्चन। हम पानी से कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। वही सोच रहा था, पानी तो सर
पानी तो हल्का होता है, बह नहीं जाएगा। पानी हल्का होता है। 1 मीटर की ट्यूब में आप पानी यूँ पकड़ के यूँ डाल दो, हिलेगा ही नहीं। तो बोतल और उसमें भी होता है ग्लास में। हाँ, कभी ऐसा होता ही नहीं कि ऊपर एयर बन जाए, ठीक है। 2 मीटर पे भी नहीं होगा, 3 मीटर पे भी नहीं होगा, कितने पे होगा? 10 मीटर के ऊपर। 11 मीटर की ट्यूब यूँ पकड़ो और यूँ करके डाल दो, ऊपर 1 मीटर का पानी आ जाएगा, है ना। वो बात अलग है, नहीं हम पाइप ला सकते हैं, क्यों नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट करके कभी अगर देखा जाए, ठीक है, आप चाहो तो YouTube भरा पड़ा है ऐसे एक्सपेरिमेंट से, आप देख सकते हो कि एक लंबा सा हमने यूँ टब बकेट टाइप का ले लिया, ऊपर से यहाँ पे एक पाइप डाला, ठीक है, इस टाइप का एक पाइप डाला, और यहाँ पे हमने एक टैप लगा दिया, मान लो, ठीक है, एक टैप लगा दिया, ठीक है, इसको भर दिया, नीचे से हमने रोक कर रखा हुआ है अभी, ठीक है, और ये है 11 मीटर का टोटल, ठीक है, और यहाँ पे हमने डाल रखा है पानी, एग्जैक्टली सेम सेटअप, ठीक है। यहाँ पे टैप को जैसे ही बंद करेंगे और नीचे से ही खोलेंगे, और मान लो ये ऐसा था, ये 13 मीटर टाइप का था, 13 मीटर, ठीक है। कहाँ पर पानी आकर रुक जाएगा? ये यहाँ तक 10 मीटर पे, ठीक है। इसको एग्जैक्टली सेम सेटअप को हम दूसरी तरीके से करके देखते हैं कि मान लो इसमें पानी था नहीं और ऊपर कोई बंदा है लंबी सी स्ट्रॉ लगा के सक कर रहा है, ठीक है, सक करना शुरू करा। हम कितना मैक्सिमम सक कर सकते हैं? 10 मीटर तक। इसके ऊपर वैक्यूम हमेशा बनेगा, इससे ऊपर हम कभी सक ही नहीं कर सकते। आई बात समझ? अब सवाल ये उठता है, अगर 10 मीटर से ऊपर तक सक कर कर हम पानी ले जा ही नहीं सकते, तो प्लांट्स में इतनी ऊपर कहाँ से पहुँच जाता है? इसलिए तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जाइलम और फ्लोएम इंपॉर्टेंट है। गन्ना कैसे करता है या बांस कैसे करता है? बांस काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, कुछ तो डिफ्यूजन का यूज़ करते हैं, कुछ ट्रांसपिरेशनल पुल का यूज़ करते हैं, प्लस उनके बीच में होते हैं नोड्स, और इन नोड्स में पानी कलेक्ट हो जाता है। ऐसे ये नोड्स होते हैं ना, तो फिर से हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये इस तरीके से ये नोड्स बने होते हैं ना बांस के ऊपर, और अंदर का आप स्ट्रक्चर देखोगे वो इस टाइप का होता है। अंदर का स्ट्रक्चर बांस का, पानी कहाँ कलेक्ट होता है? यहाँ पे कलेक्ट होता है, और फिर नेक्स्ट स्टेज पे फिर से डिफ्यूजन से ऊपर जाता है। आप कभी बांस को यूं करके काटना, उसके अंदर पानी मिलेगा, लेयर बाय लेयर। हाँ, तो प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल के साथ साथ एक और चीज़ का यूज़ करते हैं। अब पहले प्लांट्स मतलब छोटे प्लांट्स करेंगे क्या? प्लांट्स के अंदर है स्टोमेटा, ठीक है, अभी हम न्यूट्रिशन समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वो करते क्या है कि न्यूट्रिशन कैसे बनाते हैं कि वो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल मतलब ये इस लाइट को एब्जॉर्ब करके अपना इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करती है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कोई चेन बनती है, मान लो ऐसा कुछ होता है, उससे पानी का मॉलिक्यूल टूटता है, उससे ऑक्सीजन अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग कर देते हैं, हाइड्रोजन को पकड़ के कार्बन डाइऑक्साइड पे लगा देते हैं, ठीक है, और उससे एक बढ़िया सा शुगर बना लेते हैं। ये उनका शुगर बनाने का तरीका है। वेस्ट प्रोडक्ट था ऑक्सीजन, वो बाहर चला जाता है, शुगर बन गया। ये काम करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए पानी, प्लस उनको रॉ मटेरियल चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आने के लिए उनको थोड़ी देर के लिए स्टोमेटा खुलना पड़ता है। जब स्टोमेटा खुलता है और ये सारी चीज़ें जब चल रही होती हैं, तो पानी थोड़ा सा इवेपोरेट कर जाता है, ठीक है। जब ये इवेपोरेट करता है तो तो कहने का वाटर लॉस हो गया, ये एक आर्टिफिशियल सक्शन बन गया। आर्टिफिशियल क्या है, ये नेचुरल सक्शन बन गया, ठीक है, कि ऊपर से पानी जा रहा है। अब जब ऊपर से पानी जा रहा है और ट्यूब क्लोज्ड है, तो नीचे से खींचना पड़ेगा, ठीक है, तो ये एक पुल क्रिएट कर रहा है और पानी इस तरीके से ऊपर चढ़ जा रहा है, ठीक है। छोटे प्लांट्स में बहुत बढ़िया चलेगा। कहाँ तक चलेगा? ये सिर्फ 10 मीटर तक। लेकिन अच्छी बात ये है, प्लांट्स एक और चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और वो यूज़ कर रहे हैं डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन का कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी एक्शन सुना है? कैपिलरी एक्शन नहीं सुना कि मतलब इस तरीके से कि हम टिश्यू पेपर को यूँ डालेंगे तो टिश्यू पेपर पानी चढ़ना शुरू कर जाएगा, है ना। इसको क्या कहते हैं? कैपिलरी एक्शन। हाँ, इस कैपिलरी एक्शन की मदद से एक डिफ्यूजन का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो फाइबर्स होते हैं वो इतने टाइटली पैक्ड होते हैं, तो यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू भी
पानी ऊपर जाता है। तो दो चीज़ें एक साथ चल रही है, एक ट्रांसपिरेशनल पुल और प्रोसेस साथ में चल दोनों साथ में चल रहे हैं, और इसलिए कि प्लांट ये काम कर पा रहे हैं। ठीक है, अब लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो कि जाइलम और फ्लोएम, चलो यहाँ पे देखते हैं। देखो क्या लिखा है, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। पेरेन्काइमा क्या होता है, वो परमानेंट सेल जो एक बार स्ट्रक्चर ले चुके हैं, टाइटन सेल वॉल। पेरेन्काइमा की यहाँ पे इसलिए ज़रूरत है ताकि एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर मिल जाए, जो ट्यूब है उसके जो सराउंडिंग है उसको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर मिल जाए। यहाँ पे इनफैक्ट डायग्राम में दिया होगा, देखो जाइलम पेरेन्काइमा सबसे आउटर वाला डायग्राम आप देख पा रहे हैं, और जाइलम पेरेन्काइमा वो आउटर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ होती है। फिर इन सेल्स की थिक वॉल होती है, मैनी ऑफ देम आर डेड। ठीक है, डेड भी हो जाएंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, उनकी सेल वॉल एक परमानेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। फिर ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली बट इन वन डायरेक्शन। अब खाली वन डायरेक्शन क्यों, ऊपर से नीचे नहीं ले जा सकते, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन पुल के बेसिस पे काम कर रहे हैं, इसलिए जाइलम में हमेशा ऊपर जाएगा सामान। ठीक है, फिर पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड, हेल्प्स इन द साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर, साइड में भी जा सकता है इससे, और इसलिए ऐसा होता है जैसे रबर के प्लांट में हम सैप में से कुछ निकाल पाते हैं, है ना। फिर फाइबर्स आर मेनली सपोर्ट, ठीक है, फाइबर्स के सपोर्टिव फंक्शन है। ये हो गया ये। अब फ्लोएम कैसे काम करती है, फ्लोएम टू डायरेक्शनल है। यहाँ पे क्या काम है, ये ट्रांसपिरेशनल पुल पे काम नहीं कर रही, ये प्योरली डिफ्यूजन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि डिफ्यूजन पे काम कर रहे हैं, डिफ्यूजन दोनों साइड पे हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं, आप एक कंटेनर पे टिश्यू पेपर यूं भी लटका सकते हैं तो पानी ऊपर से नीचे आएगा, है ना, तो नीचे के डायरेक्शन में भी जा सकता है। एक सोर्स ऑफ वाटर आपको खाली चाहिए, और इस टिश्यू पेपर को ऊपर कर दो तो ऊपर भी जाएगा। डिफ्यूजन बोथ साइड काम करता है। ठीक है, तो फ्लोएम में आपका जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल है वो दोनों साइड होगा। ठीक है, तो मेड ऑफ 4 एलिमेंट्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा वापस आउटर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और इन सीव ट्यूब्स में परफोरेटेड वॉल्स होती हैं, और परफोरेटेड वॉल्स क्या होती हैं कि बहुत टाइनी नैरो पैसेज बनाती हैं, और ये टाइनी नैरो पैसेज कैपिलरी एक्शन का काम कर पाएंगे। ठीक है, फिर मटेरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड, लीव्स वगैरह वगैरह। ठीक है, ये हो गए हमारे प्लांट के टिश्यू, है ना। एक तो ग्रोइंग टिश्यू हो गए, एक परमानेंट टिश्यू हो गए जो पेरेन्काइमा वगैरह टाइप के, ठीक है, जो कि हार्ड स्ट्रक्चर दे रहे हैं, और एक अंदर ट्रांसपोर्ट वाले टिश्यू हो गए। प्लांट सिंपल होता है इस मामले में। ठीक है, सिर्फ इतने ही टाइप के टिश्यू हमें मिलते हैं। इसके अलावा एक एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिडर्मिस टिश्यू। एपिडर्मिस क्या होता है, डर्मिस मतलब स्किन। ठीक है, तो एपिडर्मिस क्या होगा कि उसके बाहर के जितने भी स्किन हैं, ठीक है, प्लांट की भी स्किन होती है ना, इस तरीके से। तो हाँ, प्लांट की एपिडर्मिस इंपॉर्टेंट है, क्यों, आपने कभी, हो सकता है सबके 10th में तो बायो रही होगी, है ना, वो वाला एक्सपेरिमेंट करा ही होगा कि प्लांट की लीफ के ऊपर से, ओनियन पील एक्सपेरिमेंट, है ना, कि आपने यूँ ऊपर से उठाया, उसका वो करा। ऐसे ही जब आप प्लांट की लीफ को उठाएंगे तो वहाँ पे आपको स्टोमेटा वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो एपिडर्मिस इसलिए मतलब समझना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमको स्टोमेटा वगैरह भी मिल जाता है। ठीक है, बस और ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आते हैं एनिमल टिश्यू पे। एनिमल टिश्यू पे भी एक मतलब स्किन के सेल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। ठीक है, 3-4 टाइप के होंगे। सिंपल स्क्वाइमस कौन से होते हैं कि जिनसे ब्लड वेसल्स मिलती है। ठीक है, बहुत सबसे पतले वाले जो होते हैं। जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस हैं वो कहाँ पर होंगे, अब सिर्फ यहाँ पे डायग्राम में इसका स्ट्रक्चर देखो, आपको आइडिया पड़ जाएगा ना, ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, कभी क्वेश्चन आया भी नहीं है, बस इसलिए वो भी साइंस की किताबों में, बस इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है हमने। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस टिश्यू का होता है, ये स्किन के ऊपर आपको मिलेंगे। सिंपल कॉलमर टिश्यूज़ की प्रॉपर्टी जनरली ये होती है कि वो एब्जॉर्ब चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से करते हैं। आपको कहाँ मिलेंगे कि लंग्स के अंदर मिल जाएंगे, एल्विलाई वगैरह में, और विलाई वगैरह में वहाँ पर मिल जाएंगे, इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, एल्विलाई विलाई क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर में भी देखते हैं। फिर सिंपल क्यूबॉइडल, जहाँ पे भी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है ना, क्यूबॉइड एक अच्छा स्ट्रक्चर होता है, क्यूबॉइड के ऊपर क्यूबॉइड रखा हुआ है ना, तो जहाँ पे भी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी वहाँ पे हमें ये वाला टिश्यू मिल जाएगा। तो जैसे कि क्यूबॉइडल, हाँ, जैसे किडनी,
डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स वो सब, ठीक है। इसके बाद अलावा कनेक्टिव टिश्यूज़, बोन्स, ब्लड, कार्टिलेज, ठीक है। तो इसको ना एक बार आप खुद से देख लेना, हम नेक्स्ट चैप्टर पर ही सीधे चलते हैं। अच्छा हाँ, अब मसल टिश्यूज़ में एक इम्पॉर्टेंट है कि 2 टाइप के होते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, ठीक है। जब हम उसमें देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो लाइट और डार्क बैंड हमें वॉलंटरी टिश्यूज़ पे मिलते हैं, ठीक है। और इस टाइप की चीज़ हमें यहाँ पर नहीं मिलती, यहाँ पर पॉइंटेड टाइप के मिलते हैं, ठीक है। और नर्वस टिश्यू हम शायद मंडे को देखेंगे, क्योंकि हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना है वहाँ पे एक चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट इस पर आते हैं लाइफ प्रोसेसेस पे। हमने देखो पहले चैप्टर में ये समझा था कि 7-8 प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी लिविंग चीज़ के को चलाने के लिए, है ना। कैसे हम समझ रहे थे वो मिसेस ग्रैन वाला, मतलब क्या क्या चीज़ें हो गई, MRS, इस तरीके से स्टार्ट करो। मूवमेंट, रेस्पिरेशन, हाँ सेंसिटिविटी, ठीक है। ग्रैन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ठीक है, एवोल्यूशन, न्यूट्रिशन, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। एवोल्यूशन नहीं है, शायद एक्सक्रीशन होना चाहिए, क्योंकि एवोल्यूशन वो सेकंड उसमें आया था पार्ट में, ठीक है। एनीवे, हमें ये सारे प्रोसेसेस जिस भी चीज़ में देखेंगे उसको हम क्या बोल रहे हैं, इन जनरल हम मान लेते हैं ये ग्रोइंग है ना। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है, ये सारे ही प्रोसेसेस हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की किताबों में क्या है कि ये जितने भी प्रोसेसेस हैं वो अलग अलग चैप्टर्स में कुछ बांट रखे हैं, है ना। कुछ 9th में भी दे रखे हैं, तो हमने क्या करा है कि 9th की किताबों वगैरह से उठा के सब कुछ इस एक चैप्टर में एक साथ कर दिया है। हम सारे ये प्रोसेस समझेंगे। सबसे पहली चीज़ है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या है कि मेनली इस कॉन्टेक्ट, न्यूट्रिशन वैसे है कि हमने सबसे पहला चैप्टर न्यूट्रिशन ही करा था। क्या है न्यूट्रिशन का मतलब, फूड करा था ना हमने। कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, हाँ 6-7 मान सकते हैं, वाटर ले लें तो 7, है ना। अदरवाइज जो मेन न्यूट्रिशन क्या है कि शुगर चाहिए हमें, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, है ना। लगभग यही सब कुछ कवर हो जाता है। अगर हम किसी तरह शुगर और प्रोटीन ये कहाँ से मिल रहा है ये मान लें, तो लगभग हमें मतलब समझ आएगा लगभग कैसे हमें वो न्यूट्रिशन मिल रहा है। इसके बेसिस पे कि ये इनका सोर्स क्या है, और मेनली कार्बोहाइड्रेट का, एनर्जी का सोर्स क्या है। क्योंकि जितने भी हमें प्रोसेस चलाने हैं, देखो प्रोटीन फिर भी सिंथेसाइज हो जाता है बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, फैट भी सिंथेसाइज हो जाता है, ठीक है। हम डीएनए वगैरह सब कुछ बना लेते हैं, कब, अगर एटीपी है। और एटीपी कब है, जब कार्बोहाइड्रेट है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन किस रूट के थ्रू हो रहा है, या तो हम बना रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम सारा न्यूट्रिशन डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 टाइप के न्यूट्रिशन के बेसिस पे 2 टाइप के हमारे एनिमल्स हो सकते हैं या ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। क्या, या तो वो न्यूट्रिशन अपना खुद ही, शुगर खुद ही क्रिएट कर ले रहे हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स हो गए, या फिर हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स किस किस टाइप के हो सकते हैं, एक प्लांट्स हो गई, और हाँ एल्गी, ठीक है, जिन सियानोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं हम, ठीक है। जो भी या तो फोटोसिंथेटिक मल्टी सेल्यूलर, फोटोसिंथेटिक सिंगल सेल्यूलर, ठीक है। तो 2 टाइप की चीज़ हो सकती हैं। और फिर हो गए हमारे पास हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। इसमें भी 2 टाइप के न्यूट्रिशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या, एक हम जो साइंस की किताबों में उन्होंने 2 टाइप में डिवाइड कर रखा है बेसिकली। क्या, एक उन्होंने जो रुमिनेंट एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको अलग से दिखाया है और ह्यूमंस को अलग से दिखाया है। और ऐसा उन्होंने क्यों करा है, इसलिए क्योंकि पहले तो उन्होंने ये समझाया है कि यहाँ जो फोटोसिंथेटिक ये हैं, इनके पास क्या होता है कि जनरली ऐसा होता है कि सेल वॉल होती है जिसमें सेल्यूलोज होता है, और वो पूरा कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। और इन एनिमल्स को करना क्या पड़ता है कि यहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है किसी तरीके से। तो इनके जो स्टोमक होते हैं वो थोड़े से अलग किस्म के डिज़ाइन के होते हैं, 4 चेम्बर स्टोमक होता है। इस ह्यूमन को डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता,
ठीक है, इसलिए रूमिनेंट्स को उन्होंने अलग देखा और ह्यूमंस को अलग देखा है, क्योंकि हम बाकी के हेटेरोट्रॉप्स की तरह कर रहे हैं। तो मेनली क्या है, हेटेरोट्रॉप्स दो टाइप के में हमें डिवाइड कर लेने चाहिए। क्या, एक तो जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, है ना, प्राइमरी कंज्यूमर, जिनको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर। ठीक है, और दूसरा सेकेंडरी या टर्शरी। ठीक है, दो तरीके से हमें डिवाइड कर लेने चाहिए, और इसी तरीके से उन्होंने और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा है, बट इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमें एज अ स्टूडेंट एक चीज़ समझ आ जाए कि इसको डाइजेस्ट, मतलब हम क्या है कि हम एनर्जी ट्रांसफर चेन समझना चाह रहे हैं कि भाई वो 10% वाला रूल होता है ना, क्या सन की जितनी एनर्जी आई उसका कुछ परसेंट यहाँ इन्होंने उठाकर प्लांट्स बना लिए, उसका 10% ही है जो ऊपर जाएगा, उसका 10% ही है जो ऊपर जाएगा, वो जो एनर्जी का पिरामिड बनता है ना। वो ये समझाना चाह रहे हैं कि इनको एनर्जी कैसे मिली, इनसे रूमिनेंट्स को एनर्जी कैसे मिली, ठीक है, और फिर हमको एनर्जी कैसे मिली, हमने या तो इनको खाया या प्लांट खाया। ठीक है, जिन प्लांट में सेलुलोज की कमी होती है, कम होते हैं सेल, हम या तो वो खा सकते हैं या फिर हम इतना पका दें कि सेलुलोज टूट जाए, है ना। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास कि हम ये इसको पचा पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ बस देखनी है। तो इसी तरीके से यहाँ पे डिस्टिंक्शन है क्या, एक तो हो गए हेटेरोट्रॉप्स, मेकिंग फूड इन प्लांट कैसे करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस से करते हैं। इसका ना मैंने यहाँ पे देखो डायग्राम नहीं डाला है फोटोसिंथेसिस वाला, क्या मेरे को डालना चाहिए था, ये मतलब मेरे को लगता नहीं है कि इतना इम्पोर्टेंट है, एक बार क्या डालना चाहिए था मेरे को, अभी मेरे को समझ आ रहा है कि शायद डालने पे, कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, 3 स्टेप का प्रोसेस होता है, यहाँ पे नहीं लिखा है, एक काम कर सकते हैं क्या आप लिख लें, ठीक है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एक आपने वो तो ये पढ़ी होगी इक्वेशन की 6CO2 + 6H2O makes C6H12O22O12 क्या O6 सॉरी कहाँ ले जा रहा हूँ मैं, ठीक है, प्लस क्या बनता है, एनर्जी मिलती है हमें, प्लस चल एनर्जी नहीं है, O2 सही कह रहे थे, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ 6O2 नहीं ATP हमें तब मिलेगी जब इसका हम कुछ करेंगे, है ना। तो ये मतलब ये कैसे बनता है इसके लिए, ठीक है, 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। स्टेप 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स बाय क्लोरोफिल, स्टेप 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स बाय क्लोरोफिल, बाय क्लोरोफिल, ठीक है। और जब भी फोटोन एब्जॉर्ब होने का मतलब पता है क्या होता है, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सुना है, क्या होता है, निकल सकते हैं, निकल जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद है, साइंस आपके पास थी और किसके पास थी, आप लोगों के पास थी ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि एक मेटल प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पे हमने वोल्टेज यूँ डाल रखा है, ठीक है, हमने इसको कुछ पोटेंशियल दे रखा है। अब होना ये, और ये वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब मतलब कोई मटेरियल नहीं है, एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन पास ओनली व्हेन इफ देयर इज कंडक्शन। वैक्यूम है विच मीन्स इट इज इम्पॉसिबल टू कंडक्ट, बट स्टिल व्हाट हैपन्स इज समटाइम्स कि हाँ इस पर लाइट अगर मारें तो कुछ कंडक्शन मिल जाता है। हम यहाँ पे मान लो एमीटर लगा रखा है, यहाँ पे कुछ रीडिंग दे देगा, है ना। एमीटर काम क्या करता है, करंट पास हुआ कि नहीं ये बताता है। अगर एमीटर ने रीडिंग दे दी मतलब करंट तो चला गया, बट कोई मीडियम नहीं है, ये गया कैसे, है ना। तो आइंस्टाइन ने एक चीज़ समझी और इसी चीज़ के लिए एक्चुअली उसे नोबेल प्राइज़ मिला था। उसे रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था नोबेल प्राइज़, इस चीज़ के लिए मिला था, ठीक है।
Relativity theory and हाँ, उसको कहते हैं 1906, उसका गोल्डन ईयर। उसने 3 चीज़ें एक साथ करी, एक सिंपल रिलेटिविटी बना दी, एक ये बना दिया, है ना। तो ये चीज़ थी। बाद में उसने रिलेटिविटी थ्योरी को और बेटर करा और पता लगा सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी तो अभी तक उसने दी नहीं थी, जनरल रिलेटिविटी। ठीक है, खैर एनीवे, लाइट जैसे हम मारेंगे हमें ये पता लगता है, और ऐसा हुआ क्या, उसने ये एक्सप्लेनेशन दी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर यूँ भाग रहे हैं। ठीक है, और ये क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा तो हमने भी मदद कर रखी है कि यहाँ से पोटेंशियल क्रिएट कर रखा है, हम धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से इसको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बैटरी यहाँ पे उल्टी बना दिया, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से जा रहे हैं तो फिर उल्टी बननी चाहिए बैटरी, इसको मैंने नेगेटिवली चार्ज कर दिया, इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। एनीवे, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है क्या, कि यहाँ हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया, यूँ भर के इलेक्ट्रॉन डाल दिया, जाएंगे थोड़ी। लेकिन जब हम लाइट मारते हैं, कह रहे हैं कि हमें मीडियम तक की ज़रूरत नहीं है, हम इलेक्ट्रॉन ही यहाँ से उठाकर वहाँ जंप करा देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब जंप करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन की रे को कहते हैं कैथोड रे। ठीक है, तो ये कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, इसलिए इसको। हमें कैसे पता लगा कि ये इलेक्ट्रॉन है, वो करने के लिए इसको ना फॉस्फोरस लेयर से कुछ कवर कर देते हैं, फॉस्फोरेंट लेयर से। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन अगर उन पर लाइट पड़ती है तो वो ग्लो करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट ट्यूब लाइट, जिंक की कोटिंग, हाँ जिंक समथिंग सल्फाइड वगैरह शायद उसकी कोटिंग करते हैं। ठीक है, हाँ फ्लोरोसेंट मटेरियल कहते हैं इनको। तो ये जो हमारी ट्यूबलाइट होती थी ना पहले, जो वो भक्क करके उसमें कांच चूरा हो जाता था, है ना, वो वाली जो ट्यूबलाइट थी उसके अंदर होता था बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ एयर, वैक्यूम होता था ऑलमोस्ट, इसलिए वो एक्सप्लोड नहीं करती थी, इम्प्लोड करती थी। इसलिए कभी भी उसको गिरा दो तो मतलब उसका जो कांच है वो वहीं वहीं फैल जाता था, दूर तक नहीं जाता था। ठीक है, क्योंकि वो अंदर इम्प्लोड कर रही होती है। क्या था अंदर उनके, था थोड़ा सा वैक्यूम, और फिर हम उसमें से एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकलवाते थे, और वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पड़ते थे चारों तरफ तो वो ग्लो करते थे पूरी ट्यूब। ठीक है, तो ऐसी वो CFL बल्ब होते हैं, है ना, वो भी इसी मैकेनिज्म पे चलते थे। बस ये क्या था कि हमने इस ट्यूब को थोड़ा सा ऐसा कर दिया, इसलिए आप देखेंगे उसमें 2 एंड होते थे, 2 एंड होते थे जो कि अंदर जाते थे, और ट्यूब यूँ मुड़ी होती थी, कुछ ट्यूब यूँ करके मुड़ी होती थी। ठीक है, वो क्यों होती थी, वो इस वजह से होती थी क्योंकि एक पॉजिटिव एंड चाहिए होता था, एक नेगेटिव एंड चाहिए होता था, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। ठीक है, इनके लिए इनमें ये सब की ज़रूरत ही नहीं है। धीरे-धीरे बस्ती धीरे-धीरे। हाँ, मतलब वो इसलिए था कि क्योंकि हमें हाई वोल्टेज क्रिएट करना पड़ता था, तो उसमें एक स्टार्टर डालना पड़ता था जो हाई वोल्टेज यूँ क्रिएट करे एकदम से। ठीक है, एनीवे, अब पॉइंट ये है, तो स्टेप 1 में हुआ क्या है, हमने लाइट को एब्जॉर्ब करा है। जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब करेंगे निकलेगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, और ये जाता है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन के थ्रू, और फाइनली ये करता क्या है, स्टेप 2 लिखो, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी by splitting of water molecules into हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमने मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग नहीं करा, कुल मिलाकर हमने एक करा क्या कि एक्चुअली वहाँ से ऑक्सीजन हटाया। ठीक है, एक एक करके हटाया ऑक्सीजन, पहले एक हाइड्रोजन हटा दिया, उसको किसी कार्बन पे चिपका दिया, फिर एक और हाइड्रोजन हटाया, उसे उसी कार्बन पे चिपका दिया, है ना। तो इस स्टेप में ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ठीक है, स्टेप 3 रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड था, मैंने बताया था एक क्लास में कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4। ठीक है, तो 1 2 3 4, ऑक्सीजन हमेशा 2 बनाता है। ठीक है, सब कुछ सेटिस्फाइड है यहाँ पे, इतना मस्त स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, इससे स्टेबल कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा होता है कि सब कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जल के बनना चाह रहा है। ठीक है, और इससे इसको तोड़ के ये बना देना इम्पॉसिबल है
कि एक कोई चीज़ अपने सबसे स्टेबल स्टेट में पहुंची हुई है, ठीक है, उसको तोड़ के आप उल्टा अनस्टेबल स्टेट में ले जा रहे हो। क्यों? इसको जब हम जलाते हैं नेचुरली ये बन जाता है और रिलीज़ हो जाता है। तो आप समझ रहे हो कितनी एनर्जी रिलीज़ हो गई। इससे हम कह रहे हैं तो वापस एनर्जी पकड़ किसी तरह ये बन जा, कैसे बनेगा ये? इसको तोड़ के ये बनाने में हाँ बहुत एनर्जी चाहिए होगी। वही तो, ये बहुत इनएफिशिएंट तरीका है, लेकिन ये इकलौता तरीका है और कोई तरीका ही नहीं है। हमने यहाँ से जो पकड़ा ना, जो ऑक्सीजन उठा के रिलीज़ कर दिया, ये जो हमें फ्री में हाइड्रोजन मिल गया अलग से, वो हाइड्रोजन से हम इस पर कराते हैं अटैक। मतलब हम नहीं कराते, प्लांट करा रहे हैं। प्लांट कर ले रहा है। करा जा सकता है आर्टिफिशियली, तो कुछ भी करा जा सकता है। हाँ बहुत एनर्जी इंटेंसिव है, ठीक है। तो क्या कराया, एक हाइड्रोजन से अटैक कराया, फिर एक और हाइड्रोजन से अटैक कराया, ठीक है। करा के हमने क्या बना दिया, एक चेन बना दी, ठीक है। और चेन किसकी? कार्बन की चेन। एक कार्बन की चेन बनाई, 6 कार्बन की चेन। और क्या करा कि एक ऑक्सीजन का ये कर दिया, एक हमने ये कर दिया, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया, ठीक है। हमने H2 अटैच कर दिया, OH एंड H, H2 ऐसे करके अटैच कर दिए खूब सारे, ठीक है। और इस तरीके से हमें क्या मिल गया, शुगर, ठीक है। ये 3 स्टेप का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब करते क्या है कि ये हम अब सेकेंड फेज में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये शुगर तो बन गया। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट को एनर्जी मिल गई, उन्होंने अभी जो एनर्जी पैक्ड केमिकल क्रिएट करा है। एनर्जी मिलेगी कैसे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अभी खाली हम ये देख रहे हैं कहाँ से आ रहा है शुगर ऐसे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गए ऑटोट्रॉप्स। फिर नेक्स्ट आते हैं हेटेरोट्रॉप्स पे। हेटेरोट्रॉप्स 2 टाइप के होते हैं, क्या? एक तो प्राइमरी, जिनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स, ठीक है। और फिर सेकेंडरी, नोट्स में वापस आप चले जाओ, है ना। सेकेंडरी कार्निवोर्स, और एक होते हैं टर्शरी। टर्शरी कौन होते हैं? यस, है ना, वो कार्निवोर्स जिनको कोई और कंज्यूम नहीं कर रहा। वो सारे कार्निवोर्स जिनको कोई और भी कंज्यूम कर ले रहा है ना, उनको हम कर रहे हैं सेकेंडरी। वो कार्निवोर्स जिनको ऊपर और कोई नहीं कंज्यूम कर रहा, उनको हम कह रहे हैं टर्शरी। अब यहाँ पे भी 2 टाइप के हैं, एक तो होता है प्रेडेशन और एक होता है पैरासाइटिज्म, ठीक है। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे प्रेडेशन पैरासाइटिज्म इस तरह मत समझो। एक हो गया प्रेडेशन, ठीक है, और एक ये भी हो सकता है कि स्कैवेंजिंग हो। ये भी तो पॉसिबल है कि वल्चर है, वल्चर को कोई और नहीं खा रहा, बट ये लिविंग को भी नहीं खा रहा, ये किसी डेड को खा रहा है ना। तो ये स्कैवेंजिंग एंड प्रेडेशन दोनों ही टाइप की चीज़ हो सकती हैं। लॉयन को भी हम कहेंगे, वल्चर को भी कहेंगे, ठीक है। तो ये 2 टाइप की चीज़ें हो गई। और इसके अलावा पैरासाइटिज्म की प्रॉब्लम ये है, पैरासाइटिज्म को हम साफ साफ नहीं कह सकते कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, कहीं पे भी लग सकता है। हो सकता है प्लांट के ऊपर कोई फीड कर रहा हो पैरासाइट, हो सकता है हमारे ऊपर कोई पैरासाइट हो, लाइस हो, है ना। तो इसलिए पैरासाइट को इस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के कॉन्सेप्ट में डालना आसान नहीं होता, ठीक है। इसकी अलग ही कैटेगरी हमने बना दिया, ठीक है। ये जितने भी इंटरेक्शंस हैं विद इन दी स्पीशीज़, इन 6 कैटेगरी में आते हैं। क्या? कभी कभी ऐसा इंटरेक्शन हो सकता है जो दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल हो, जैसे कि म्यूचुअलिज्म। और जनरली ऐसा रिलेशनशिप एल्गे के साथ बहुत कॉमन होता है। एल्गे के साथ क्यों कॉमन होता है? क्योंकि एल्गे होता है फोटोसिंथेटिक, है ना। ये कार्बोहाइड्रेट किसी को देगा, वो कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करेगा, बाकी सिंपलर न्यूट्रिएंट वापस प्रोवाइड कर देगा, एल्गे उसको ले लेगा, ठीक है। कोई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एल्गे के साथ आपको पहले से पता हो, ठीक है। और कोई? वो तो प्लांट नोड्यूल, मैं कह रहा हूँ एल्गे के साथ कोई आपको पता हो। कोरल्स, कोरल्स याद करो, कोरल क्या होते हैं? कोरल्स, व्हाट आर कोरल्स? कि सी फ्लोर पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप वाटर में नहीं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर क्या होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि अपने आप को यहाँ पे सी बेड पे अटैच कर लेते हैं, स्क्विशी टाइप के एनिमल्स,
ठीक है, ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट टाइप के एनिमल्स। इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? ये एकदम प्लांट की तरह अटैच कर ले रहे हैं अपने आप को, कोई मूव करने की ज़रूरत ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि इनकी कॉलोनी में रह रहे हैं एल्गे, और एल्गे क्या कर रहे हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करके कार्बोहाइड्रेट वहीं के वहीं प्रोवाइड कर दे रहे हैं, इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। ये जहाँ पड़े हैं वहाँ बैठे बैठे खा रहे हैं, ठीक है। और जो एक्सक्रीट कर रहे हैं वो सारी चीज़ किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एल्गे के लिए। वो एल्गे ले रहे हैं, ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। इसके बीच में कुछ और लोग भी आ जा रहे हैं। यहाँ पे जो एल्गे बस रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। इन फाइटोप्लैंक्टन को छोटे छोटे जू प्लैंक्टन्स खाते हैं, छोटी मछली, माइक्रोस्कोपिक मछलियाँ, ठीक है। उनको बड़ी मछलियाँ खाएंगी, उनको बड़ी मछलियाँ, पूरा एक इकोसिस्टम बन गया। ऐसे ही कुछ जू प्लैंक्टन्स हो सकता है एल्गे को खाएं बैठ के, है ना, पूरा एक इकोसिस्टम बस गया। लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम के बेस पे क्या है? एक एल्गे और एक कोरल, इनके बीच का रिलेशन, है ना। इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलेंगे? म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। खाते हैं ना, इसलिए तो प्रोटेक्टेड कर रखा है शेड्यूल 1 में। हाँ, लोग खाते थे पहले, हमने अब उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पता लगा कि उसकी फिशिंग होना शुरू हो गई, फिर तो ख़त्म है सब, ठीक है। तो ये हो गया। फिर एक होता है कंपटीशन, कि भाई एक ही प्रे को 2 लोग खा रहे हैं, है ना, तो कंपटीशन बन जाएगा। जैसे इंडिया में एक कंपटीशन पॉसिबल हो सकता है आगे, कौन सा? चीता का किसके साथ हो सकता है? लेपर्ड के साथ। फॉर एग्जांपल हम जिन इलाकों में चीता को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? कूनो, पालपुर कूनो कहाँ पर पड़ता है? एमपी में। एमपी के एकदम नॉर्थ में, नॉर्थ, हाँ, ये वाला जो इलाका होता है ना एमपी का, ये, हाँ, यहाँ पे है पालपुर कूनो। ये शेप रिमेम्बर कर पा रहे हैं आप? कौन सी शेप है मध्य प्रदेश की? एमपी का ग्राम। हाँ, यस, यहाँ से चंबल जाती है, बिल्कुल। यहाँ पे दोनों तरफ बीहड़ है ना। इस जगह पे पड़ता है पालपुर कूनो, और इसके चंबल जस्ट पार करके यहाँ पे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ता है। कौन सा है? रणथंभौर। रणथंभौर। आप लोगों को वो नहीं हुआ ना इन्वायरमेंट अभी, है ना, इसलिए अभी क्लिक नहीं कर रहा। जब इन्वायरमेंट हो जाएगा तो आपको यूँ क्लिक करेगा ऐसे करके, कौन सी चीज़ कहाँ है। हाँ, यहाँ से टाइगर एक कूद के यहाँ चला गया था, ठीक है, एकदम गुड, सही चीज़ें दिमाग में पड़ रही हैं, गुड। हाँ हाँ, तो यही तो है, हम क्यों इंटरलिंक कर रहे हैं? ताकि दिमाग में बना रहे, है ना। हाँ, एक कॉरिडोर भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली वो ऐसा टाइप का कॉरिडोर ना आसानी से पॉसिबल नहीं होता। हाँ, तो कंपटीशन, अगर हमने जहाँ पे लेपर्ड है वहीं पे चीता को डाल दिया है, वो चीता मर जाएंगे, ये ठीक है। तो दोनों के लिए ये मतलब नेगेटिव है ना। तो इस टाइप की चीज़ को हम कहते हैं कंपटीशन। एक हो गया प्रेडेशन। हाँ, गिर, हाँ हाँ, हम कह रहे हैं कि भाई इसको बांट दो। क्यों? क्योंकि प्रे बेस ख़त्म हो रहा है। अब पता है हो क्या रहा है? गिर में उठा के इधर उधर से भाई लोग कसाईयों से गोट ले जाके उठा के गिर में डाल दे रहे हैं, किसी तरह इनका पेट भरे। इतने लायन हो गए हैं। हाँ, मैनेटिंग पे आ सकते हैं फिर, है ना। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम वहाँ से उठाएं गिर से लोयन, और वो जगह जगह बांट दें। हाँ, गुजरात स्टेट बना करती है। वो कहते हैं कि भाई हमने इकलौते बचा के रखे हैं, ये खाली हम रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेडेशन एंड पैरासाइटिज्म। दोनों केस में क्या होता है? एक बंदे के लिए पॉजिटिव है, दूसरे के लिए नेगेटिव है, ठीक है। फिर कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तीसरे बंदे को, मतलब दूसरे बंदे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है यहाँ चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, इंटरेक्शन ही नहीं है ऑलमोस्ट ऐसा, ठीक है। मतलब जैसे इस तरह से कमेंसलिज्म अमेंसलिज्म का कि हर्मिट क्रैब क्या करता है? वो शेल के अंदर घुस जाते हैं। नहीं, एक और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। बीटल, वो क्या करती है कि अगर किसी एनिमल ने, रूमिनेट वाले एनिमल ने एक्सक्रीट कर दिया है, उसके एक्सक्रीट के प्रोडक्ट के ऊपर वो जमा हो जाते हैं। अब उस एनिमल को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तुम उसके साथ क्या करो, है ना, बट इसके लिए बेनिफिशियल है ना। ये कमेंसलिज्म हो गया, ठीक है। मतलब इंटरेक्शन है, स्पीसीज़ का इंटरेक्शन भी तो दिखाना है हमें। इंटरेक्शन है, उसने कुछ एक्सक्रीट करा, है ना, ये इंटरेक्शन हो गया, लेकिन आगे एक पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, एक पे पड़ रहा है। नेक्स्ट है डीकम्पोजर्स। अब हम देखो, एनर्जी पाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अपने पहले शुगर बनाओ। अब इस शुगर को अलग अलग पूरे प्रोसेस से जाएगा कि पहले कंज्यूमर के ऊपर, पहले प्रोड्यूसर ने बनाया, फिर कंज्यूमर
सेकेंडरी, टर्शरी ऐसे हो गए, और फिर ये सारे किसी तरीके से या तो मर गए या फिर इन्होंने एक्सक्रीट कर दिया। ठीक है, अभी भी शुगर बची हुई है प्रोडक्ट में। एक और काम का क्या करा जा सकता है एनर्जी बनाने का, एक और तरीका है क्या, डिकम्पोजिशन। ठीक है, ये एक और तरीका है डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के एजेंट्स हो सकते हैं क्या, कि दो टाइप के क्या डिकम्पोजर्स हो सकते हैं कुल मिलाकर, कैसे भी हों। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, टर्न इनटू सब्सटेंसेस सच एज न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह ये सब। ठीक है, इनको हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इसको सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, हर केस में क्या हो रहा है कि बाहर न्यूट्रिशन पड़ा हुआ है, ये लोग क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर एंजाइम्स डालकर उसको और छोटा तोड़ रहे हैं और फिर सिंपल न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर दे रहे हैं, और इवेंचुअली उनका वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, और ज़्यादा सिंपलर कंपाउंड्स है ना, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, या अमोनिया, वो चीज़ वो रिलीज़ कर रहे हैं, है ना। तो डिकम्पोजिशन में हम अक्सर देखते हैं हाइड्रोजन, अमोनिया, ये सब, ये सारे प्रोडक्ट होते हैं जो रिलीज़ होते हैं फाइनली। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पे। डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादातर मतलब मोस्ट प्रॉब्ली आपको पता ही होगा, क्या ये सारी चीज़ें आप वो कर पा रहे हैं, रिमेंबर। ठीक है, कि पहली चीज़ इंजेक्शन, हमने खाया, सबसे पहले एंजाइम कौन सा पड़ता है, एमाइलेज, कि सलाइवरी ग्लैंड से कुछ निकला। ठीक है, वो स्टार्च को ब्रेक करेगा नॉर्मल शुगर्स में। ठीक है, फिर ईसोफेगस में रेगुलर कंट्रैक्शंस की मदद से ये ईसोफेगस के बॉटम पे पहुंचेगा, वहाँ पर स्टमक मिलेगा, वहाँ पे एसिड और बाइल जूस वगैरह अलग अलग चीज़ें उसे ही स्टार्ट नहीं होते। हाँ, ईसोफेगस ऐसे ही तो होता है, ईसोफेगस है, हाँ, ओ साइलेंट है, फिर है तो पीएच, हाँ, अंग्रेजी अब क्या करें। ठीक है, हैं क्या बोलते हैं, अच्छा हाँ, फूड पाइप, फूड पाइप। ठीक है, ईसोफेगस पहुंचा, ये इस अपने ईसोफेगस का ये एक्सटेंडेड सेक्शन जैसा ही होता है स्टोमक। ठीक है, वहाँ पर पहुंचा, वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। पीएच आपको याद है क्या किसी को कि कितने पीएच का होता है, 2 पीएच के आसपास का होता है। ठीक है, और जो कंसनट्रेटेड हम सल्फ्यूरिक एसिड जो हम जिससे क्लीन करते हैं फ्लोर को, वो पता है कितने पीएच का होता है लगभग, 7 न्यूट्रल हो गया, हाँ हाँ, 1 और उससे भी नीचे कभी कभी, है ना, वो बहुत एसिडिक होता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें लॉगरिथमिक स्केल पे चल रही हैं, तो अगर 1 और 2 में कंपैरिजन करेंगे तो 10 गुना का अंतर आता है। ठीक है, तो कभी भी ये कंपैरिजन मत करना कि हमारा स्टमक इतना एसिडिक है, इतना भी नहीं है। पर ये 2 का भी जो एसिडिटी है, ये बहुत तगड़ी एसिडिटी है कि हमारी इससे प्रोटेक्ट करने के लिए स्टमक को एक म्यूकस की लाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से, है ना। इस तरीके से यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे पास एपिथेलियल टाइप के सेल होंगे और उस पर म्यूकस की लाइनिंग होगी। इन केस म्यूकस की लाइनिंग ख़राब हो जाती है, फिर क्या होता है, हाँ, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, अल्सर। एसिडिटी पहले आती है पर ज़्यादा जलना शुरू हो गया तो उसको क्या बोले, अल्सर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे डालनी चाहिए। मैं एक ना यहाँ पे नाम छोड़ देता हूँ ताकि आपको जब नोट्स दूँ तो अल्सर्स वगैरह यहाँ पे लिख दूँ। एसिडिटी, ठीक है, अल्सर और एसिडिटी ना मैं नोट कर लूँगा जब आपके ये मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से कुछ बाइल जूस हमारे पास आता है गॉल ब्लैडर के आसपास से, फिर पैनक्रियास से कई सारे एंजाइम्स और जूसेस आते हैं। सारी चीज़ें इवेंचुअली क्या करती हैं, स्टार्च को, शुगर्स को, प्रोटीन्स को, फैट्स को, इन सब को ब्रेक करते हैं, और ये फिर यहाँ पे विलाय लिखा है ना, गुड इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है कि सेक्रेशंस हैं छोटे छोटे, विलाय जिनको हम कहते हैं, यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, और एब्जॉर्ब कहाँ हो रहा है, डायरेक्टली इनटू ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, और ये हमारे ब्लड के सिस्टम का हिस्सा हो जा रहा है और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमारी बॉडी में मिल जा रहा है। ठीक है, बस सिंपल। फिर लार्ज इंटेस्टाइन आता है 1.5 मीटर लेंथ, स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लंबा होता है,
लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर, ठीक है। ऐसे ही फैक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा। तो इसका नाम मीटर नहीं है। क्या, किसका? ये 7.5 मीटर लॉन्ग है, तो फिर ये स्मॉल कहलाता है। हाँ। जगह में आ रहा है girth मोटाई, ठीक है। और फिर ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं रूमिनेंट एलिमेंट एनिमल्स पे। हम क्या है, सिंपल है, हमारे पेट सिंपल है। रूमिनेंट एलिमेंट एनिमल्स में क्या है कि पेट थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम हमें डालना चाहिए था। तो गाय का घास चावल है। नहीं नहीं वो है कि कोई बार-बार इसको चबाते रहते कुछ खा। हाँ, इसमें ना 4-5 हिस्से होते हैं पेट के। जो गाय के जो पेट होता है ना, उसके 4-5 हिस्से होते हैं, ठीक है। अब जो ये घास खाते हैं वो एक रूमेन करके एक हिस्सा होता है, एक चेम्बर होता है, ठीक है। कि ये इस चेम्बर के अंदर आता है और यहाँ पे क्या चल रहा होता है कि जो सेल्यूलोज है वो छोटे हिस्सों में एक तो बट गया, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि इसके ऊपर एसिड आया, और तीसरी चीज़ क्या आई कि एसिड के साथ साथ यहाँ पे एक माइक्रोबियल एक्शन हुआ। और तीनों ही चीज़ों की मदद से हो क्या रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स शुगर है, सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शुगर है, उसको तोड़ना सबसे मुश्किल है, वो उतनी कॉम्प्लेक्स शुगर भी टूट जा रही है। एक बार वो टूट गई, इसमें भी कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ये एक इस तरीके का, मतलब ऐसा मानो ग्रीन कलर का ऐसा सूप होता है, इसमें भी बीच में कभी कभी टाइनी कट्स बन जाते हैं। वो कभी कभी वापस मुंह में आते हैं, वापस चबाने के लिए वो वापस टूट कर नीचे जाता है। यहाँ 3-4 चीज़ें हो रही हैं। एक तो सेल्यूलोज को छोटे हिस्सों में तोड़ना मुश्किल है, एक बार आपने तोड़ दिया तो भी उसका डाइजेशन मुश्किल है। तो एक तो इनकी यहाँ पे एसिडिटी थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिलेगी, दूसरी चीज़ क्या मिलेगी, माइक्रोबियल एक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। एक और चीज़, इन्होंने सेल्यूलोज खाया, वो तो ज़्यादातर स्टार्च है, वो तो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट है, वो तो शुगर है, ये प्रोटीन कहाँ से लेंगे। हमने देखा है कि भाई इतनी ज़्यादा मतलब मस्कुलर बॉडी होती है रूमिनेंट एनिमल्स की, तो फिर ऐसे केस में इनका प्रोटीन कहाँ से आ रहा है। वो प्रोटीन कहाँ से आता है कि ये इस रूमेन के ऊपर जो माइक्रोब्स एक्ट कर रहे हैं इंटेस्टाइन के अंदर, जो काउ है वो क्या कर रही है, वो कंज्यूम कर रही है इस रूमेन को, जहाँ पे स्टार्च वगैरह मिल रहा है उसको, प्लस इन माइक्रोब्स ने बना लिया अपने अंदर प्रोटीन। इन माइक्रोब्स को और डाइजेस्ट करके इंटेस्टाइन में, और फिर मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट चेम्बर्स है ना और ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं, माइक्रोब्स को भी डाइजेस्ट करा जाता है उनमें से कुछ, और वहाँ से प्रोटीन ले लिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो ये क्या कहते हैं, ये होते हैं, मतलब इन्होंने कोई फैट नहीं खाया, इन्होंने सेल्यूलोज खाया। आप सोच रहे हो, उन्होंने सेल्यूलोज खाया और हम इनसे प्रोटीन और फैट ये सब ले रहे हैं। वो कैसे हो रहा है, वो इस एक्शन की वजह से हो रहा है। सर सारे एनिमल्स का सिस्टम ऐसे होता है क्या? मतलब रूमिनेंट जिनको हम बोलते हैं ना, जहाँ 4 चैम्बर्ड स्टमक होता है, वो जनरली ऐसा होता है। हाँ, रूमिनेंट है, आर यू श्योर? पता नहीं। नहीं, रैबिट किसी और में आता है। हाँ, रैबिट किसी और में आता है। हाँ, रोडेंट्स वगैरह में होना चाहिए ना, नहीं। वो अपना डंग खाता है। डंग, अच्छा। वो तो वो उसको मतलब डाइजेस्ट करने के बाद वो फिर से उसको खाता है ताकि फिर से डाइजेस्ट करे। ओके, ये भी एक मैकेनिज्म है। बकरी तो रूमिनेंट है, शीप, गोट, ये ऑक्स, हाँ सब हैं, रोडेंट चूहा था, ठीक है। तो बस ये तरीका है। तो यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ पे पॉइंट भी लिखा है, तो थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, बैक्टीरिया इन द रूमेन प्ले ए वाइटल रोल इन डाइजेशन बाय ब्रेकिंग डाउन सेल्यूलोज एंड स्टार्च। द माइक्रोब्स टू आर डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रोवाइडिंग 70 to 90% ऑफ द काउज प्रोटीन रिक्वायरमेंट, ठीक है। उनको अदरवाइज प्रोटीन आसानी से मिलता नहीं है, बस यही है। और इसलिए क्या होता है कि क्योंकि माइक्रोबियल एक्शन इतना तगड़ा है, इसलिए अक्सर क्या होता है, आपने देखा होगा कि ब्लोटिंग कहते हैं ना शायद इसको, ब्लोटिंग की समस्या इंसानों में, गैस बनना है ना, वो इंसानों में कम होती है, इनमें ज़्यादा होती है, क्योंकि माइक्रोबियल एक्शन ज़्यादा है ना, इसलिए वो मीथेन इतना रिलीज़ हो जाता है कभी कभी, है ना, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई तो, ठीक है। फिर जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अमीबा सबसे अच्छा एग्जांपल है इस चीज़ के लिए। वो क्या करते हैं, वो सिंपली अपने, इसको क्या कहते हैं जो एक्सटेंड करते हैं इन दोनों चीज़ को, स्यूडोपोडिया ना, हाँ,
कि क्या करते हैं कि अगर किसी फूड सोर्स के पास आए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 आर्म अपने एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, सुडोपोडिया अपना बॉडी एक्सटेंड करा, यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले, इसको डाइजेस्ट करा, उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी सब ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं कि इसको कवर करके अपना एक वैक्यूल बना दे रहे हैं, उसके अंदर ही सब कुछ डाल रहे हैं, एब्जॉर्ब करके बाकी सब छोड़ दिया, है ना। ये एक तरीका है न्यूट्रिशन का। चलो अब नेक्स्ट पर आते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब जो हमने यहाँ पे इक्वेशंस पढ़ी थी ये हो गई रिवर्स। रेस्पिरेशन में अब हमें करना क्या है, इस चीज़ को तोड़ना है, ठीक है, इस चीज़ को तोड़ना है और वापस वो प्रोडक्ट बनाना है, और जो कि आसान होना चाहिए। क्यों आसान होना चाहिए? क्योंकि हम, ठीक है, वो इतना डिफ़िकल्ट तरीका नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी अब क्या है कि ऐसा तो न्यूक्लियर रिएक्शन आसान है, ठीक है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है उसको कंट्रोल करने में। इसलिए पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब तो बना ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना पाएगा, है ना, क्योंकि एक्सप्लोड करना आसान है, ठीक है, उस एनर्जी को चैनलाइज करना मुश्किल है ना। हम इसको क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं, मिल गई एनर्जी, उसका करेंगे क्या? वो थोड़ी है कि हम उससे ATP बना लेंगे। ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या होती है कि कोई ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी बना देना जो एक सेल तक पहुंच जाए, है ना। मतलब ये सारे जो चीज़ है ये कहाँ चल रही है, ये सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा है हमारी बॉडी में? कौन सा ऑर्गन है जो ये काम करता है, इसको तोड़ के वो कर दे? नहीं, क्योंकि ये किसी ऑर्गन में काम चलता ही नहीं, ये कहाँ चलता है, हर सेल के अंदर ये काम चल रहा है ना। कहाँ चल रहा है ये काम? सेल के अंदर। न्यूक्लियस खाली 2 ही काम कर रहा है, याद करो क्या कर रहा है, या एक तो DNA मटेरियल को कॉपी कर रहा है और प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है। उसके लिए प्रोटीन भी सिंथेसाइज नहीं कर रहा, खाली mRNA बना रहा है। प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज हो रहे हैं? ER में, रफ ER, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। ये सारा काम कहाँ चल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अब ये देखो कि हमारी बॉडी में शुगर आए कहाँ से, कैसे आए? हाँ, ऑब्वियसली हमने खाया, इंजेस्ट करा, स्मॉल इंटेस्टाइन में गए, मतलब टूट टाट के स्मॉल इंटेस्टाइन में गए, वहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए। कहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए? कहाँ एब्जॉर्ब होकर गए? कहाँ? ब्लड स्ट्रीम में गए। अब ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ गया शुगर, और ये पूरे बॉडी में, मतलब हमारा हार्ट क्या है, वो हर मिनट उसको उठाकर पंप कर दे रहा है ना। वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में चलेगा, वो हर जगह तक पंप होकर ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। इसलिए ऐसा होता है, हम खाते हैं, थोड़ी देर में हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। वो शुगर यहाँ से यहाँ कैसे आया, या यहाँ कैसे आया? ऐसे आया, क्यों? ब्लड स्ट्रीम में छोड़ा गया था वो। अब वो हर सेल तक पहुँच गया। अब हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोसेस चलेगा, तो रेस्पिरेशन कहाँ चलेगा? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। यहाँ तक खाली फ्यूल जा रहा है, उस फ्यूल को कैसे एनर्जी की तरह यूज़ करना है वो हर सेल अपना अपना देखेगा, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जहाँ पे हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ना इसकी डिटेल नहीं लिखी है हमने, क्या आपको लगता है यहाँ पे डिटेल लिखनी चाहिए? रेस्पिरेशन की डिटेल की मतलब 2 OTP मिलते हैं एक कार्बोहाइड्रेट से। ये एक सिर्फ एक फैक्ट है, आप चाहो लिख लो, हैं, देख लो क्या क्या जा रहा है लिखने में। हाँ, ये लिखना है कि रेस्पिरेशन में जो प्रोसेस यूज़ होता है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। हाँ, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इसको कहते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इसमें होता क्या है? स्टेप 1, formation of 2 ATP, from 1 carbohydrate molecule। ठीक है, और ये हो कहाँ रहा है? ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है ये काम, ठीक है। साइटोप्लाज्म कहाँ? सेल के अंदर, है ना। यस, न्यूक्लियस के बाहर वाला हिस्सा, ठीक है। फिर
देर आर टू वेज टू प्रोड्यूस एनर्जी, देर आर टू वेज या पाथवेज आप लिख सकते हैं, टू pathways to produce energy. One is aerobic respiration. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी दो टाइप के पाथवे हमारे पास पॉसिबल है. ठीक है, एक हो गया कि नहीं यार, इसमें दो पाथवे नहीं है, मैं गलत लिख रहा हूँ. ठीक है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, हमारा ग्लाइकोलाइसिस हो गया. ये लिखो एनारोबिक रेस्पिरेशन सेकंड. यहाँ पे दो पाथवे हैं. एक पाथवे है फर्मेंटेशन, here pyruvate is converted into pyruvate, PYRUVATE is converted into ethanol and CO2. CO2. ठीक है, ये कहाँ पर हम देखते हैं फर्मेंटेशन, जैसे यीस्ट. ठीक है, सेकेंड है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. takes in muscle cells, takes place only in muscle cells. ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा एसिटिक एसिड, सॉरी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है. अब ऐसा होता है कि जब हम विदाउट एनर्जी ये सारा काम कर रहे होते हैं तो उस केस में हमें हाइड्रोजन मिलता है. ठीक है, मतलब ये कुछ ही बैक्टीरिया ऐसा कर पाते हैं कि हमें हाइड्रोजन मिल रहा होता है. ठीक है, और शायद हम जब इन्वायरमेंट कर रहे थे मैंने तब बताया था, है ना, कि हाइड्रोजन हमें मिल रहा होता है. प्रॉब्लम बस ये है कि ये बहुत ही रिसेंटली हमने फाइंड करा है और इसको हम बस मतलब इसका जो यूटिलाइजेशन है बहुत मुश्किल है. मतलब प्रोसेस अभी भी हमें ठीक से पता नहीं है, बट हमें ये पता है कि 4th जनरेशन बायोफ्यूल इससे बन सकते हैं. हाँ, डार्क चेम्बर में करेंगे, है ना. कि मतलब क्या है कि किसी वजह से ऐसा हो रहा है कि कुछ एक नया टाइप का रेस्पिरेशन हमें मिला है रिसेंट टाइम्स में, जिसमें हो क्या रहा है कि हम फर्मेंटेशन कर रहे हैं, ना हमें लैक्टिक एसिड मिल रहा है. ठीक है, ना यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, इथेनॉल टाइप का मिल रहा है. हमें उन दोनों की जगह सीधे हाइड्रोजन मिल जा रहा है, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये बैक्टीरिया, सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है, बैक्टीरिया सेल्स के अंदर, सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर. तो हम इसमें बस एक पोटेंशियल है हमारे लिए. ठीक है, एक तो हम इस प्रोसेस को ठीक से समझ नहीं पाए हैं. ठीक है, लेकिन एक चीज़ हम काम कर सकते हैं कि ऐसा करके कि जो हमारा फार्म वेस्ट वगैरह है, हमने देखा कि जो किसान है वो कटाई करके पराली वगैरह रख ले रहे हैं, इसका हम कुछ यूज़ नहीं कर पा रहे. हम एक काम कर सकते हैं कि इसके ऊपर किसी तरीके से डार्क फर्मेंटेशन कराएं और वहाँ से हाइड्रोजन निकाल लें. सबसे बढ़िया तरीका है. अच्छी बात क्या है, इसका जो बाकी का जो सॉलिड प्रोडक्ट है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड शुगर्स हैं या फिर यूरिया है, वो नीचे छूट जा रहा है. विच मीन्स इसको हम एज इट इज़ उठाकर मैन्योर की तरह यूज़ कर लेंगे. उधर से एनर्जी मिल गई और हाइड्रोजन फ्यूल वगैरह हम बनाना ही चाह रहे हैं, है ना. हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स लाना चल रहे हैं, काफ़ी कुछ चाह रहे हैं, है ना. वो सारी चीज़ें हम पॉसिबल कर पाएंगे इससे. ठीक है, तो ये एक नया अलग किस्म का तरीका है. मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं पता कि कैसे काम करता है,
देखो अगर यहाँ पे हम डाल पाए तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा ये, ठीक है, जो अपडेटेड आपको नोट्स दूंगा। बताइए हम ऐसे ही करते हैं, सेम, कहीं और कोई तरीका ही नहीं है। यूँ उठाकर यूँ सिरिंज डाल देंगे, ठीक है। हम वो बस ये पता होना चाहिए वेट को, जो वेटरनेरियन है, कि एग्जैक्टली रूमन वाला हिस्सा कहाँ एग्जिस्ट करता है। वो एग्जैक्टली उस जगह पे पंचर करेगा लंबी सी निडल के साथ और अंदर से सीधे सारी हवा निकाल देगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में है हम ब्रीदिंग ठीक है, इनहेलेशन होता है, एक्सहेलेशन होता है। इनहेल जब हम करते हैं 21% ऑक्सीजन होती है, एक्सहेल करते हैं 16.4% कुछ ऑक्सीजन होती है, बाकी सब कार्बन डाइऑक्साइड हो चुकी होती है। हम कौन सी गैस सबसे ज़्यादा इनहेल करते हैं? नाइट्रोजन। और सबसे ज़्यादा एक्सहेल कौन सी करते हैं? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इंटरेक्ट ही नहीं करती, हम चली जाती है। बस अंदर आती है, इसलिए तो इनर्ट गैस है, इसलिए तो आपको चिप्स के पैकेट के साथ नाइट्रोजन मिलती है, वो रिएक्ट नहीं कर रही होती। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, नाइट्रोजन से प्रोटीन कैसे बनाएं। नाइट्रोजन रिएक्ट ही नहीं करती, इसलिए यूरिया इतना महंगा है ना। क्यों बनाना, क्यों महंगा है? ठीक है, बस इतना ही काम है। और ये सारा काम ऑब्वियसली लंग्स की मदद से होता है। यहाँ पे मेरे को एक लंग का डायग्राम भी देना चाहिए था। लंग का डायग्राम सिंपल होता है, अब हाँ सही है कि देखो लंग का एक नए पेज पे डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, इस टाइप के हमारे लंग होते हैं और ये आगे जाकर ब्रांच में हो जाता है। जब खूब सारे ब्रांचेस ऐसे हो जाते हैं, यहाँ कहीं पे आप जूम करोगे क्या हमें पता लगता है कि ये इन सेक्स, मतलब ये छोटे छोटे सेक्स में डिवाइडेड है। यहाँ से हवा अंदर आएगी, यहीं से बाहर जाएगी। ये जो कॉर्नर जो वाले हैं ये बलून टाइप के होते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि इस तरीके से यूँ चली जाती हैं। यहाँ पे हमें मिलती हैं वेन्स, यहाँ से आती हैं वेन्स, नहीं उल्टा बोल रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे वेन्स और आर्टरीज कैसे बनेंगी ये हम तब बताएंगे जब ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होंगे। बस अभी ये इतना समझिए क्या कि वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है, वो बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज में जब एयर सैक्स हमारे फूल जाते हैं तो डिफ्यूजन पॉसिबल हो पाता है। यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की अच्छी बात क्या होती है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो पाता है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस पॉसिबल होता है। ठीक है, तो जब हमारे एल्वेलर सैक्स फूल जाते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं, यहाँ से जो ब्लड आ रहा है ये अपना मटेरियल एक्सचेंज कर पाते हैं। यहाँ ऑक्सीजन का रिच एनवायरनमेंट है तो ऑक्सीजन यहाँ जंप करेगा। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एनवायरनमेंट है, वो बाहर छोड़ेगा। जब हम एक्सहेल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, मतलब ब्लड वो इकलौता टिश्यू है जहाँ के अंदर हमें न्यूट्रिएंट भी मिल रहे हैं, एकदम से कार्बन बढ़ जा रहा है, आई मीन कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ जा रहे हैं। यही वो टिश्यू है जहाँ पे एकदम से ऑक्सीजन बढ़ जा रहा है। ठीक है, और इस तक वहाँ तक पहुँचाने के लिए, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी रिसोर्स एक एक सेल तक पहुँचाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक सिस्टम है, कौन सा? ब्लड। ठीक है, बस ये सिंपल सा काम हो रहा है। चलो ये तो हमारा हो गया कि हमारे पास तो लंग्स हैं। विदाउट लंग्स कैसे होते हैं, जैसे कॉकरोचेस वगैरह के पास क्या है, वो भी डिफ्यूजन का यूज़ कर रहे हैं, बट क्योंकि इतने लार्ज अमाउंट ऑफ एयर नहीं चाहिए तो उनको लंग्स की ज़रूरत नहीं है। नहीं, कई जगहों पे ऐसा हो जाता है कि स्किन से भी डिफ्यूजन हो सकता है, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो क्या डिफ्यूजन से ही ये सब खाना काम कर रहे हैं। कॉकरोच के पास भी एक ट्रैके टाइप का ये लिखा हुआ ना, ठीक है। हाँ, स्पेरिकल वो इलाका होता है जहाँ से नोज टाइप का ही होता है, यहाँ से हवा अंदर जाएगी, लेकिन जाएगी कहाँ? अब ये इनके पास एल्वेलर सैक्स नहीं है, ठीक है। इनके पास एक और टाइप का ऑर्गन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रैके, जहाँ पे एक गैस का एक्सचेंज हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? वो भी डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि एल्वेलर सैक्स फूल जा रहे हैं तो डिफ्यूजन आसान हो जा रहा है। इनके यहाँ फूलने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, लंग्स और बाकी किसी भी टाइप के इस टाइप के ऑर्गन में अंतर क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक मसल होती है जिसको क्या कहते हैं हम? डायफ्राम।
ठीक है। और डायफ्राम कर क्या रही है कि हमारी मतलब ये किस हाँ ये किसी तरीके से एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रही है बाहर के एटमॉस्फेयर से, ताकि हवा अंदर आ पा रही है ना। और ये जो एक्सचेंज वाला जो मैकेनिज्म है और ज़्यादा एफिशिएंट हो जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से ये चीज़ फूल जा रही है, डिफ्यूजन और आसान हो जा रहा है। जितनी पतली मेम्ब्रेन, जितनी बड़ी मेम्ब्रेन, उतना आसान हो जाएगा डिफ्यूजन। ठीक है, हमने क्या करा है, इस लंग्स को छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एल्वियोलर सैक्स में बांट कर हमने क्या कर दिया है, सरफेस एरिया बढ़ा दिया है डिफ्यूजन का, जिसकी वजह से ये सारा काम हो पाएगा। ठीक है, ऐसे ही अर्थवॉर्म क्या कर रहे हैं, ब्रीथ थ्रू स्किन, उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है, तो उनका जो बॉडी है उसी से ही डिफ्यूजन हो जा रहा है। करना क्या है, कुल मिलाकर डिफ्यूजन करना है। ऑक्सीजन किसी तरीके से ले लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड किसी तरीके से, वो एक्सक्रीटेड वेस्ट मटेरियल है, किसी से डिफ्यूज आउट करना है। ठीक है, तो ब्रीथ थ्रू स्किन दैट फील्स मॉइस्ट स्लाइमी ऑन टचिंग। ठीक है, फ्रॉग्स हैव पेयर्स ऑफ लंग। ठीक है, और फिर फिशेस में क्या है, गिल्स टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं, स्किन से निकलते हैं। बस रेस्पिरेशन इन प्लांट कैसे होता है, वो उनका सिंपल है, क्या कार्बोहाइड्रेट उन तक पहुंच गया है। ठीक है, उनके जस्ट पास, ज़्यादातर तो डेड सेल होते हैं प्लांट्स के अंदर, है ना, जो लिविंग सेल है वो अपने आपस में डिफ्यूज़ करके आसानी से ऑक्सीजन वहीं के वहीं ले लेते हैं, उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ब्लड है, उसके 3 कंपोनेंट हैं, आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। हम जो वाइट ब्लड सेल है वो पढ़ेंगे जब हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ लेंगे और फिर डिजीज़ वगैरह की तरफ जाएंगे। ठीक है, जब ये काम करेंगे तब उस पर डिटेल में जाएंगे। अभी हमें क्या काम करना है, खाली ये चीज़ तो हम समझ गए हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, है ना, बाकी अलग अलग किस्म के सब्सटेंसेस कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, अभी थोड़ा बहुत हम एक्सक्रीशन में समझ लेंगे जब हम किडनी समझेंगे। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, वो है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट हो, है ना। क्यों, क्योंकि इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हार्ट लंग्स के इतना करीब है, हमें एक चीज़ समझ आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसपोर्ट करना, क्या, लगातार रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ब्लड का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेड प्रोडक्ट क्या है, वो ये है। अगर हमारी किडनीज फेल हो गई ना, हम कुछ दिन तक जिंदा रह लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्सक्रीटेड मटेरियल जैसे यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह वगैरह, ये अगर नहीं डंप कर पा रही है बॉडी हमारी बाहर, है ना, यूरिन फॉर्मेशन अच्छा नहीं हो रहा है, किडनीज अच्छा काम नहीं कर रही है, फिल्टर आउट नहीं हो रहा मटेरियल, अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ती रहेगी, इमीडिएटली सेल के मेटाबॉलिज्म खत्म नहीं होंगे, धीरे धीरे टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो किडनी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट का जो चलना है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट हमें पता है कैसे जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो ब्लड कर रहा है वो है ऑक्सीजन सप्लाई, है ना। तो इसलिए जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं, हम ये नहीं पढ़ते कार्बोहाइड्रेट का कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, बेशक इसी सिस्टम से हुआ, ठीक है। हम ये नहीं पढ़ते वेस्ट मटेरियल का कैसे ट्रांसपोर्टेशन हुआ, वो भी इसी सिस्टम से हुआ। हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ, और उसी हिसाब से हमने जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनका नाम कर रखा है। या चलो यहीं पर आ जाते हैं। देखो, अब हार्ट 2 काम कर रहा है। हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट का स्ट्रक्चर समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हम ऊपर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो 4 चेम्बर का तरीका होता है, मतलब 4 चेम्बर में बटा होता है, ठीक है। जो नीचे वाले चेम्बर्स होते हैं वो मेन पम्प्स होते हैं, ठीक है, वो सब ठीक है, आप इस तरीके से इसको बांट सकते हो, ठीक है। बट ठीक है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इस तरीके से बस ये सोचो कि किसी तरीके से यहाँ से हमें ये पता है कि इस हार्ट को 2 काम करने हैं, क्या, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है ना, उसको हमें पहुंचाना है यहाँ के एल्वियुलर सैक्स तक, इतना प्रेशर क्रिएट करना है ना, कि वो यहाँ तक इन कैपिलरीज तक पहुँच जाए। और एक हमें इतना प्रेशर क्रिएट करना है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से मिला है इसको, वो कहाँ तक पहुँच जाए, वो सारे सेल वाली कैपिलरीज तक पहुँच जाए, ठीक है। ये 2 काम है कुल मिलाकर, ठीक है। जो लंग्स से इनको ब्लड मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। जब भी लंग्स से कोई आर्टरी या वेन आती है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। जो लंग्स से हार्ट तक आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या करेंगे, पल्मोनरी, आर यू श्योर, पल्मोनरी वेन।
अब यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में एक चीज़ का बस ध्यान रखना, हार्ट पे कुछ भी आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? वेन। हार्ट से कुछ भी जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? आर्टरी। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेशक आ रहा है लेकिन ये आ रहा है तो ये किस में आएगा? वेन के थ्रू, कोई ना कोई वेन होगी, तो ये वेन हो गई। तो पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर्टरीज और वेन्स दो टाइप की होती हैं, यहाँ पे सिस्टम बना रखा है। ठीक है, ऐसे ही एक चीज़ और, अब क्या मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड चारों तरफ से यहाँ पे कलेक्ट हुआ, ये लंग्स में जाना है, ये कौन सी पल्मोनरी किस चीज़ से जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज से। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा जो पल्मोनरी आर्टरीज से जाएगा। ठीक है, तो हमारे दिमाग में हमें क्या याद रखना? ये नहीं याद रखना कि आर्टरीज मीन ऑक्सीजनेटेड, वेन्स मीन्स डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड रिच। बस हमें ये याद रखना है कि विद रेफरेंस टू हार्ट क्या हो रहा है। हार्ट अगर भेज रहा है तो वो आर्टरी है, अगर ले रहा है तो वेन्स। बस सिंपल। ठीक है, आप देखो नोट्स पर आओ। आर्टरीज टेक ब्लड फ्रॉम हार्ट। ठीक है, अगर वो हार्ट टू लंग जा रहे हैं तो पल्मोनरी आर्टरीज हो जाएंगी, और हार्ट टू लंग, हमें हार्ट से लंग तक कौन सा ब्लड पहुंचाना है? ऑक्सीजनेटेड तो पहुंचाना नहीं है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिच पहुंचाना है, तो वो कौन सा ब्लड ले जाएंगे? दीज टेक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, फॉर ऑक्सीजनेशन, और लिख दिया है यहाँ पे, फॉर आना है। ठीक है, फॉर ऑक्सीजनेशन, कि उसका ऑक्सीजनेशन हो जाए। ठीक है, फिर हार्ट से अगर कैपिलरीज तक जा रहा है, कौन सी? सेल्यूलर कैपिलरीज, सेल वाली कैपिलरीज तक जा रहा है, तो आर्टरीज सच एज आयोटा एक्सेट्रा टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू सेल। ठीक है, ये नॉर्मल आर्टरीज हो गई आपकी। फिर ऐसे ही वेन्स कौन सी होती हैं? जो ब्रिंग ब्लड टू हार्ट, कहीं से भी ला रही हो। अगर वो लंग्स से ला रही हैं, लंग्स टू हार्ट, तो उसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, और फिर ये क्या करेंगे? पल्मोनरी वेन्स ऑब्वियसली हार्ट को चाहिए क्या? उसको चाहिए, लंग्स से क्या चाहिए? उसको ऑक्सीजनेटेड चाहिए, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएंगी। ठीक है, और फिर कैपिलरीज से अगर हार्ट तक आ रहा है, एक एक ब्लड स्ट्रीम से लेकर यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा? वेन्स के थ्रू होगा, सच एज वीना कावा। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक चीज़ मैंने मिस कर दी, ब्लड प्रेशर यहाँ पे पता लगा होना चाहिए था, है ना, ब्लड प्रेशर का एक वो बनना चाहिए था। चलो मैं ब्लड प्रेशर वैसे आपको समझा देता हूँ। है जी? हाँ, ठीक है, 1 सेकंड में, 1 मिनट में कितनी बार जनरली हार्ट बीट करता है? 72 नॉर्मल है। ठीक है, ज़्यादा भी जा सकता है, हम भाग भूग लिए हैं तो कम भी हो सकता है। ठीक है, अब जब भी हार्ट बीट करेगा, वो करेगा क्या? वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा। इट इज़ लाइक अ मोटर। मोटर का काम क्या होता है? एक पाइप के सिस्टम में प्रेशर क्रिएट कर देना। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है। क्यों? अगर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करा तो बॉडी के लिए प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इसका कैपिलरीज फट जाएंगी, ये प्रॉब्लम है ना। अगर प्रेशर लो हुआ तो क्या होगा? पहुँचेगा ही नहीं। हमें पहुँचाना है भाई, सारी चीज़ें पहुँचानी है। ठीक है, हमें शुगर्स पहुँचाने हैं और ये सारी चीज़ें। अगर ब्लड प्रेशर लगातार लो है तो होगा क्या कि हाँ, ऑर्गन फेल हो जाएंगे। हम वीकनेस महसूस करेंगे, शुगर ही नहीं पहुँच रही, ऑक्सीजन ही नहीं पहुँच रहा, उनको एनर्जी ही नहीं मिल रही। दोनों चीज़ें चाहिए, शुगर और ऑक्सीजन, है ना, तो हम वीकनेस महसूस करेंगे। तो हमें चाहिए कि प्रेशर हमेशा एकदम ठीक हो। ठीक है, जब हम प्रेशर नापते हैं तो 2 तरीके से नापते हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। ठीक है, जो हमारा हार्ट है वो इस तरीके से पंप करता है, ऐसे करके। ठीक है, अब एक क्या, ये जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो क्या है कि एक प्रेशर क्या होता है कि लगातार बना ही रहता है वेन्स के अंदर। मतलब इस तरह सोचिए, वेन्स नहीं, आई मीन आर्टरीज के अंदर, कि जैसे ये आर्टरीज हैं, ठीक है, इनको लगातार एक नॉर्मल प्रेशर हमेशा मिल ही रहा है। ठीक है, एक ऐसा प्रेशर है, और एक इस प्रेशर में एकदम से वृद्धि हो जाती है। कब? जैसे पंप करता है ब्लड। ठीक है, एक तो कांस्टेंट प्रेशर बना हुआ है, और एक जैसे ही पंप करा तो एडिशनल पुश मिला। ठीक है, तो ये जो प्रेशर होता है, ये जो प्रेशर है, ये जो हम डाल देते हैं ना, ये एक डायग्राम इस टाइप का डाल देते हैं कि भाई इतना प्रेशर तो हमेशा मिल ही रहा है।
ठीक है, और हाईएस्ट प्रेशर कितना मिल रहा है, और ये जो डायग्राम है थोड़ा सा लंबा होना चाहिए सर, इस टाइप का, आप समझ रहे हैं। इतना प्रेशर तो आपको मिल ही रहा है और इतना चला जा रहा है, ठीक है। ये हो गया सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। नापें कैसे? सिंपल तरीका है, एक यहाँ पे बैंड बांध दो, ठीक है, और यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगा के सुनो, ठीक है। हमने सुनना शुरू करा, हमने क्या करा, बहुत टाइट कर दिया, ठीक है, खूब ज़्यादा प्रेशर बना दिया, बहुत टाइट कर दिया। जब बहुत टाइट कर देंगे एकदम आर्टरी बंद हो जाएगी, कुछ निकलेगा ही नहीं, ठीक है। फिर धीरे धीरे हमने लूज़ करना शुरू करा, नॉब वहाँ पे घुमाई, थोड़ा सा प्रेशर लूज़ करना शुरू करा, तो हल्की सी आर्टरी खुली। कब खुली? जब हम ऊपर प्रेशर चढ़ा दिया था, ठीक है, एकदम यूँ बांध दिया, प्रेशर नीचे करा, जैसे यहाँ आया तो हमें ये दब सुनाई देगी, ठीक है, कि हमने इतना प्रेशर डाल दिया, बट फिर भी इतना प्रेशर पीछे से आ रहा है कि उसको ओवरकम कर दे, फिर पीछे से आ रहा है, ओवरकम कर दे, है ना। जो पहली बार आपको आवाज़ सुनाई दे रही है वो क्या होगी? डायस्टोलिक, ठीक है। फिर आपको आवाज़ कब तक सुनाई देगी? जब तक ये डायस्टोलिक के चक्कर में ये पीक बन रही होगी, ठीक है। ये पीक मैंने थोड़ी सी वैसे बना दिया, असलियत में जो पीक बन रही होती है ना वो ऐसी बन रही होती है, सिंपल, जो हमें यहाँ तक महसूस होती है। ये वाली जो पीक है ये तो हर्ट की पीक है, लेकिन वहाँ तक जाते जाते थोड़ा फ्रिक्शन भी मिलता है, आपको असलियत में ये चीज़ मिल रही होती है। जहाँ पे ये मिल गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कहीं पे भी मेजर करेंगे तो आपको कुछ टाइम के लिए ब्लड जाता हुआ, रिस्सा वो सुनाई देगा। इसके नीचे जब आ जाएंगे, प्रेशर जब इसके नीचे आएगा तो क्या होगा? वो तो ठीक है, बट उसके हमें यहाँ पे क्या सुनाई देगा? कुछ नहीं सुनाई देगा। क्यों? अब तो जा ही रहा है, हम कम दबा पा रहे हैं, वो लगातार जा ही रहा है, ठीक है। तो करना क्या होता है? डॉक्टर को सिर्फ एक काम करना होता है, कब आवाज़ सुनाई देना शुरू हुई, कब आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई, आपको सिस्टोलिक डायस्टोलिक मिल गया, सिस्टोलिक मिल गया, दोनों मिल गए, ठीक है। बस बांधते हैं, ये लगाते हैं। जो नई वाली मशीन्स आ रही हैं वो क्या कर रही हैं? उसी चीज़ को बांध दे रही हैं और उसी के थ्रू ही वो मतलब साउंड वेव्स मशीन सुन ले रही है, मशीन उसी के थ्रू सारे सब कुछ सुन ले रही है। तो खाली बांधना होता है और अपने आप उसको रीडिंग मिल जाती है, ठीक है। बस यही सिस्टम है। कुल मिलाकर समझ आ गया हमारा हार्ट का सिस्टम क्या काम कर रहा है? काम है सिर्फ पंप कर देने का, एक ही काम है, उठाकर पंप कर दिया, ठीक है। बस और ज़्यादा कुछ है नहीं। इसका भी राइट अप एक छोटा सा यहाँ पे बॉक्स बना के डाल दूंगा मैं, ठीक है। ये मैं भूल गया था पहले, ठीक है। हार्ट के 2-4 चेम्बर होते हैं, ये सब ठीक है। चेम्बर का भी एक डायग्राम डाल दूंगा, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चेम्बर का पता होना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हार्ट कर क्या रहा है, ठीक है। और ऐसे यूपीएससी है, उसको फैक्ट से कोई मतलब नहीं, उसको वो ये जानना चाह रहा है कि आपको पता है दुनिया कैसे चल रही है ना। बस ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कैसे होगा कि अब क्या है कि हमारी जो किडनी है ना वो बनी हुई है ऑलमोस्ट फिल्टर की तरह। ये हमारा एक बीन शेप का वो है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वो आती हैं ब्लड वेसल्स वगैरह आती हैं। ब्लड वेसल क्या करती हैं? यहाँ पे पूरा एक सीव बना हुआ है, सीव जैसा कुछ बना हुआ है। यहाँ बड़ा बहुत टाइनी होल्स हैं, जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जाएंगे ना होल्स थोड़े से बड़े होते चले जाते हैं। इस सीव के थ्रू पुश करा जाता है ब्लड। कैसे पुश करा जाता है? यहाँ कौन सी मोटर लगी है? किडनी में तो कोई मोटर नहीं लगी है। वो कैसे पुश करा जाएगा? वो ऐसे पुश करा जाएगा, ठीक है। ब्लड ने प्रेशर दिया, ब्लड के प्रेशर से ये पुश हुआ और फिर वापस निकल गया, ठीक है। जब पुश हुआ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अटक गई होंगी, ठीक है। वो जो चीज़ें अटक गई, क्या क्या चीज़ें हम अटकवाना चाहते हैं? अमोनिया उसमें से फ्री कर लेते हैं। अलग अलग रीजन्स होते हैं किडनी के जहाँ पे अलग अलग सब्सटेंसेस अलग हो जाते हैं। वो जो अलग हो जाते हैं वो थ्रू मतलब अलग अलग वेसल्स, यहाँ पे इसके अंदर की कुछ वेसल्स होती हैं, उसके थ्रू आपके या यूरेथ्रा वगैरह के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर वगैरह में आ जाते हैं। बस ये हमारा एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है, यूरेटर के थ्रू। बस इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़, क्योंकि ये इस सिस्टम को चलाने के लिए हमें काफ़ी प्रेशर की ज़रूरत है, इसलिए होता है कि
किडनी से सीधे ब्लड कहाँ से आ रहा है? सीधे आयोटा से आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ डायग्राम देखेंगे, आयोटा कौन सी होती है? जो सबसे बड़ी आर्टरी निकलती है डायरेक्ट हार्ट से, मेन आर्टरी है ना, वो आर्टरी डायरेक्टली यहाँ पे ब्लड पहुँचा रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ रिडक्शन ऑफ प्रेशर बहुत कम होगा। ठीक है, प्लस क्या है कि ये नीचे की तरफ है तो और ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा ही ग्रेविटी के साथ, राइट। तो एनीवे, तो आयोटा हुआ, आयोटा से हमारी रीनल आर्टरी में चली गई। रीनल आर्टरी कौन सी हो गई? रीनल मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू किडनी। ठीक है, तो रीनल मतलब वहाँ से एक ब्रांच आई, ठीक है, जो आर्टरी की ब्रांच इसमें गई, किडनी पे, वो हो गई रीनल आर्टरी। ठीक है, यहाँ से फिल्ट्रेशन का काम हुआ, जो बचा हुआ ब्लड है वो वीना कावा में चला गया। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें जो मटेरियल है वो नीचे चला गया इसमें। ठीक है, यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है छोटा सा कि अडल्ट बॉडी 1 से लेकर 1.8 लीटर ऑफ यूरिन डेली प्रोड्यूस करती है, जिसमें 95% वाटर है, 2-2.5% यूरिया होता है। कई जगह पे मैंने 2 भी देखा था। ठीक है, और फिर अदर सब्सटेंसेस, यहाँ पे अमोनिया वगैरह कई सारी चीज़ें आती हैं, यूरिक एसिड्स वगैरह। ठीक है, बस इन केस हमारी किडनी फेल हो जाती है हम क्या करें? वैसे तो हाँ डायलिसिस, ऐसे तो अगर वो टॉक्सिक मटेरियल जमा रहे कुछ दिन तक हमारा काम चल जाएगा, बट फिर इवेंचुअली हमें डायलिसिस कराना पड़ेगा। वही आर्टिफिशियली हम करेंगे, वो डिफ्यूजन के थ्रू हम मटेरियल को ले लेंगे। सेम ही तरीका है हमारा। फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट हम कर चुके हैं पिछले उसमें, है ना, इसको छोड़ देते हैं। फिर गेट इन इंसेक्ट, ये सब ऐसा करो ना, ये एक बार पढ़ लेना, हमारे लिए और ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये गेट इन वगैरह ये सब लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में नहीं दिए हैं एनसीईआरटी में, ये हम 9th वाले उससे उठा कर लाए हैं। क्या है, उन्होंने लाइफ प्रोसेसेस को, जो हम 7 लाइफ प्रोसेस मिसेस ग्रेन जो हम पढ़ते हैं, उसको बांट रखा है अलग अलग चैप्टर में उठा के। ठीक है, हम एक साथ ले आए हैं, इसको आप एक बार देख लेना। ठीक है, बस बाकी क्लास हम कल करते हैं। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास पर यहीं ख़त्म करते हैं। मंडे से हम क्लास करेंगे कब? 9 बजे से। 9 बजे से करनी होगी। नहीं, क्योंकि इस समय 11 से 1 कोई क्लास चल रही है, फिर हमें वो 11 से 1 वाला स्लॉट भी खाली कराना है, फिर हम सेकंड यहाँ पे एक और आपकी 2 क्लास चलेगी ताकि, इसलिए हम लोग ये काम नहीं कर सकते। ठीक है ना। इनफैक्ट हमें एग्जैक्टली मतलब 11 बजे छोड़ना ही पड़ेगा, अगला टीचर आगे खड़ा हो जाएगा, है ना। तो मेरे को कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं हल्का सा भी लेट ना हूँ ताकि कुछ छूट ना जाए। नहीं, मतलब हमारा पहले होगा, उनका मैच खत्म होने के बाद हम सेकंड क्लास। हाँ, लेकिन उनको बोलना मत जो सेकंड क्लास वाले हैं, क्योंकि उनको सरप्राइज़ मिलने वाला है। उनको पता नहीं सीसेट वगैरह चल रहा होगा कुछ।